अलमारी। अभय ने दीवार पर बने उन शो केस जैसे खानों की तरफ देखा। उम्मीद के मुताबिक उसमें एक भारी भरकम, बिल्कुल काले रंग का खूंखार रॉकेट लॉन्चर प्रकट हो चुका था। खड़े रूप में रखे जाने पर इस काले रॉकेट लॉन्चर का आकार किसी वयस्क इंसान की आधी लंबाई के बराबर था और इसकी बनावट एक विशाल बंदूक जैसी थी। हालांकि यह कोई ऐसा साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं था जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता। ये कहीं ज्यादा सुगठित और पोर्टेबल था। क्या यह वही रॉकेट लॉन्चर नहीं है जो खिलाड़ियों को रेजिडेंट ईवल 1 के रीमेक को पूरे 3 घंटे के भीतर पार करने पर इनाम के रूप में मिलता है? अभय मन ही मन अवाक रह गया। ये सिस्टम सचमुच ऐसा खूंखार हथियार असल जिंदगी में भी बना सकता है? भले ही यह रॉकेट लॉन्चर खेल के भीतर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंके गए हथियार से आकार में छोटा और सुगठित था, लेकिन यह उस खूंखार तानाशाह टायरेंट के परखच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरह काफी था। अभय ने उस भारी रॉकेट लॉन्चर को अपने कंधे पर टांगा, अपनी दुकान का मजबूत दरवाजा खोला और मूसलाधार बारिश के बीच बाहर निकल पड़ा। बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज और खूंखार हो चुकी थी। दीदी नमिता। अंधकार से भरी रात के सन्नाटे को चीरती हुई लाजो की एक खौफनाक चीख गूंजी। लाजो ने अत्यंत बेबसी और खौफ से भरी आंखों से नमिता की तरफ देखा। नमिता जमीन पर गिर चुकी थी और उसका चेहरा साक्षात भूत की तरह पीला पड़ चुका था। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? आखिर वह इंसान कहां गायब हो गया जो गुप्त रूप से हर पल आपकी रक्षा करता था? हथियारों के मुख्य सरदार ने चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब आप अपनी पूरी जिंदगी में उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगी। नमिता के चेहरे के भाव बर्फ की तरह ठंडे थे। यह निश्चित रूप से उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक संकट था। भले ही सिंघानिया परिवार के भीतर की जिंदगी हमेशा जलती हुई आग पर चलने जैसी रही थी, लेकिन उसे आज तक कभी इस तरह मौत के कुएं के मुहाने पर नहीं धकेला गया था। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे तुम्हारी इस हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए या तुम्हारी नासमझी पर हंसना चाहिए। यह महसूस होने पर कि नमिता अब पूरी तरह बेबस हो चुकी है और उसके भीतर लड़ने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची है। काले कपड़ों में लिपटे उस मुख्य सरदार ने आखिरकार अपने सिर से वह बांस का टोप हटा दिया, जिससे उसका दुबला चेहरा और चील जैसी नुकीली नाक साफ दिखाई देने लगी। तुम जहां कहीं भी जाती हो, तुम्हारा ठिकाना कभी निश्चित नहीं रहता। तुम कदम रखने से पहले उस जगह की इतनी बारीक जांच पड़ताल करती हो कि मेरे छोटे सरकार लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी जान लेने का एक भी मौका नहीं ढूंढ पाते थे। छोटे सरकार ने विशेष रूप से मुझे उस छोटी सी दुकान के मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए कहा है। उसी की बदौलत हमें तुम्हारी रोज की आदतों में एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया, मेरी परिश्रमी नन्ही देवी। सचमुच काबिले तारीफ। उस मुख्य सरदार का चेहरा पूरी तरह खूंखार हो गया और उसने अपने हाथ में मौजूद खंजर को धीरे धीरे हवा में ऊपर उठाया। लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि तुम्हें मेरा वो शुक्रिया सुनने का मौका अब कभी नहीं मिल पाएगा। नमिता ने अत्यंत धीमी गति से अपनी आंखें बंद कर ली। वह ऐसे खतरनाक समय में इतनी बड़ी लापरवाही बरतने के लिए खुद को ही कोस रही थी। उसने एक ठंडी सांस ली। वो इस समय साक्षात मौत की खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। वो चाहे कितनी भी चतुर और शांत क्यों न हो, इस नरक से खुद को जिंदा बाहर निकालने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है, उसने मन ही मन सोचा। उस खंजर की नुकीली धार तूफानी हवा के थपेड़ों को चीरती हुई एक बेहद तेज सफेद रोशनी की लकीर की तरह सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ी। वो रोशनी इतनी तीखी थी कि उसकी आंखें पूरी तरह चकाचौंध हो गईं। वो अपने बिल्कुल करीब आती हुई साक्षात मौत की उस ठंडी आभा को साफ महसूस कर सकती थी। शायद अगले ही सेकंड वो ऊर्जा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती। हालांकि ठीक अगले ही सेकंड हवा में धातु के आपस में टकराने की एक बेहद तीखी और करारी आवाज गूंजी। टन्नन। वो मौत का ठंडा खौफ पलक झपकते ही हवा में गायब हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि धातु की एक मजबूत भारी भावकम काली नली बैरल ने उस यांत्रिक खंजर के वार को पूरी तरह बीच में ही रोक रखा था। जब उसकी जिंदगी महज एक पतले धागे से लटकी हुई थी, तब किसी ने मौत के मुहाने से खींचकर उसकी जान बचा ली थी। वो रत्ती भर भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे खौफनाक समय में उसकी मदद करने आखिर कौन आ सकता है। इस मूसलाधार बारिश के बीच आधी रात के समय शहर के इस दूरदराज और सुनसान इलाके की तरफ नगर रक्षक भी कदम रखने की हिमाकत नहीं करते थे। तो फिर यह आखिर था कौन? अभय। भाई साहब, पूरी तरह हक्की बक्की होकर लाजो ने उस आदमी की तरफ देखा जिसने अपनी एक मशीन के दम पर उस खूंखार खंजर के वार को रोक दिया था। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता था? अभय इस आधी रात को यहाँ भला क्यों आएगा? वो उसके आने की असली वजह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वह साक्षात उनके सामने पूरी ढाल बनकर खड़ा था। ये कौन है? मुख्य सरदार योगेश जी अपनी जगह पर पूरी तरह ठिठक गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उस इंसान को देखा जिसने उसे नमिता की जान लेने से रोक दिया था। क्या इस मूसलाधार बारिश के शोर के कारण मुझे इसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दी? मुख्य सरदार ने उस खंजर को रोकने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखा। वह महज एक ऐसा युवक लग रहा था जो अभी बमुश्किल योद्धा के शुरुआती मुकाम पर भी नहीं पहुंचा था।
अपनी उम्र के बाकी लड़कों के मुकाबले वह भले ही कितना भी होनहार क्यों न हो, लेकिन उसके जैसे प्राचीन पूर्वज योद्धा, एंसेस्ट्रल वॉरियर के सामने वह महज एक तुच्छ चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं था। अभी कुछ देर पहले मुख्य सरदार ने अपने वार में अपनी असली ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वह एक ऐसी बेबस महिला को मारने जा रहा था जिसके भीतर विरोध करने की रत्ती भर भी शक्ति नहीं बची थी। अभय भाई साहब, लाजो ने अभय की तरफ इस तरह देखा मानो वह इस नरक के बीच उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। उसने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और अत्यंत बेबसी से चिल्लाई, भाई साहब, कृपया किसी भी तरह दीदी नमिता की जान बचा लीजिए। वो नमिता को अभय की दुकान पर आने से न रोक पाने के लिए अंदर ही अंदर बेहद पछता रही थी। अब वे पूरी तरह से अपने दुश्मनों के बिछाए जाल में फंस चुकी थी, यहां तक कि नमिता के सारे गुप्त सुरक्षा कवच भी पूरी तरह टूट चुके थे। वो सचमुच नहीं जानती थी कि वे इस महाविनाश से आखिर कैसे बच पाएंगी। लाजो खुद कोई बहुत बड़ी प्रतिभाशाली योद्धा नहीं थी, इसलिए उसे लगता था कि उसकी अपनी मौत से दुनिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन नमिता जैसी गजब की प्रतिभाशाली जीनियस को इस सुनसान गली में इस तरह बेबसी से नहीं मरना चाहिए था। मैं आखिर इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, है ना? चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए अभय ने उस मुख्य सरदार की तरफ देखा और कहा, चलो इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या तुम किसी को जान से मारने के लिए कोई दूसरा बेहतर समय नहीं चुन सकते थे? अभय ने फिर नमिता की ओर इशारा किया और पूरी गंभीरता के साथ कहा, अगर बाहर दुनिया में यह अफवाह फैल गई कि मेरी दुकान में बहुत देर तक खेल खेलने की वजह से रास्ते में किसी की जान चली गई, तो इससे मेरी साख पूरी तरह खराब हो जाएगी, है ना? अरे, मुख्य सरदार योगेश जी एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, जिसके बाद उसे तुरंत माजरा समझ आया। फिर वो पूरे घमंड के साथ जोर से हंसा, तो तुम ही उस छोटी सी मामूली दुकान के मालिक हो? हाँ, बिल्कुल। अभय ने बिना किसी हाव भाव के पूरी शांति से अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि तुम कल की बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए काम करूं? मुख्य सरदार का पूरा चेहरा गुस्से और कड़वाहट से मंच गया, मानो उसने अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी मेरे सामने खड़े होकर ऐसी मांग करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी कही बातों से इस तरह मुकर जाने की तुम्हारी यह आदत सचमुच बहुत गुस्सा दिलाती है। अभय ने अपने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, लेकिन चूंकि मेरी दुकान इस समय तक खुली रहती है, इसलिए अपने ग्राहकों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज है। नमिता ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक बेहद दबी सांस ली। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अभय खुद उसे इस नरक से बचाने के लिए सामने आएगा। भले ही वो अभय की दुकान के भीतर की उस आकाशीय बिजली की ताकत से वाकिफ थी, लेकिन इस समय उसका सामना सीधे एक प्राचीन पूर्वज योद्धा से था। वो चाहे कितना भी माहिर क्यों न हो, था तो महज 16 साल का एक युवक ही। क्या वह अकेले इन शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर्स और एक प्राचीन योद्धा को धूल चटाने की औकात रखता था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप रेजिडेंट ईवल के वे कृष्ण नहीं हैं, और न ही आप डायाब्लो के कोई पराक्रमी योद्धा हैं। कृपया खुद को जरूरत से ज्यादा खुशनसीब समझने की भूल मत कीजिए। अगर आप अभी ठंडे दिमाग से फैसला नहीं लेंगे, तो आप भी मेरे साथ यहीं मारे जाएंगे। वो मलबे के पास बेहद कमजोर स्थिति में बैठी हुई थी, फिर भी उसने पूरी गंभीरता और शांति से कहा, अरे ओ बिना हाव भाव वाली देवी, अगर तुम हर समय अपनी जरान से इसी तरह जहर उगलती रहोगी, तो भविष्य में तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। अभय ने पूरी शिष्टता के साथ पलटकर जवाब दिया। भले ही असल जिंदगी के किसी मुकाबले में उतरने का यह मेरा बिल्कुल पहला अनुभव है, लेकिन क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा नहीं रख सकती? बिना हाव भाव वाली देवी। लाजो की बड़ी बड़ी आंखें अचरज से फटी की फटी रह गईं और उसने मन ही मन सोचा, क्या इसने अभी अभी यह कहा कि असल जिंदगी के मुकाबले का यह इसका बिल्कुल पहला अनुभव है? अगर ऐसी बात है तो भला कोई इस पर भरोसा कैसे रख सकता है? लाजो का मन पूरी तरह रोने जैसा हो रहा था। नमिता भी अपनी जगह पर पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। क्या इसने अभी मुझे बिना हाव भाव वाली देवी कहकर पुकारा? अभय ने अपने कंधे से उस भारी रॉकेट लॉन्चर को उतारा और लाजो की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए इशारा किया कि वो नमिता को लेकर तुरंत सुरक्षित दूरी पर पीछे हट जाए। इसे जान से मार डालो। मुख्य सरदार के कड़े आदेश के साथ ही वे 8 ग्रैंड मास्टर हत्यारे एक साथ पूरी ताकत से अभय की तरफ लपके। वे 8 हत्यारे एक ही विशेष टुकड़ी से ताल्लुक रखते थे और उन्हें बेहद कड़ा प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए उनके हमले की पैंतरेबाजी अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित और अचूक थी। अभय ने बिना कोई पल गंवाए सीधे ट्रिगर दबा दिया। सर, उस भारी नली से एक खूंखार रॉकेट बाहर निकला, जिसके पीछे आग की एक बहुत लंबी और भीषण लपट साफ दिखाई दे रही थी। यह आखिर कौन सी बला है? बीच में खड़े हत्यारे ने उस आग की भीषण लपट को अपनी तरफ आते देखा और बड़ी तेजी से अपनी तलवार को ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की। धमाका! एक अविश्वसनीय रूप से भीषण और खूंखार धमाके ने उस पूरी सुनसान सड़क को हिलाकर रख दिया। उन 8 शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर योद्धाओं में से 4 हत्यारे पलक झपकते ही उस भीषण आग की लपटों के भीतर पूरी तरह समा गए।
मेरे इस रॉकेट लॉन्चर के महज एक धमाके के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। अभय मुस्कुराया और उसने दोबारा निशाना साधते हुए ट्रिगर दबाया और एक दूसरा रॉकेट हवा में छोड़ दिया। और अगर कोई कसर बाकी रह भी जाए तो मैं बस एक और रॉकेट दाग दूंगा, सर। बचे हुए जो हत्यारे पिछले धमाके के असर से थोड़े जख्मी हो चुके थे, वे इस दूसरे खूंखार धमाके के लगते ही सीधे हवा में चित्रों की तरह उड़ गए। ठीक उसी सेकंड लाजो का दिमाग पूरी तरह सन्न रह गया, जबकि नमिता की आंखें अचरज से फटी की फटी रह गईं। रॉकेट लॉन्चर? लाजो के मुंह से चीख निकली। क्या यह वही हथियार नहीं है जिसे रेजिडेंट ईविल खेल के भीतर सिर्फ एक कल्पना माना जाता था? क्या उसने अभी अपनी आंखों के सामने रेजिडेंट ईविल के उस खूंखार हथियार को असल जिंदगी में साक्षात चलते हुए देखा था? यह हूबहू बिल्कुल वैसा ही रॉकेट लॉन्चर था। यह आखिर कैसे मुमकिन हो सकता था? मैंने पहले ही कहा था कि इन चीजों को हकीकत में भी बनाया जा सकता है, अभय ने पूरी शांति से जवाब दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर वह लाजो को यह बता दे कि उसने अपने शरीर के भीतर साक्षात टी वायरस का इंजेक्शन लगा रखा है, तो उसके चेहरे के हाव भाव भला कैसे होंगे। अभय ने अपने रॉकेट लॉन्चर को एक बार फिर ऊपर उठाया और सीधे मुख्य सरदार की तरफ निशाना साधा। अब यहां सिर्फ तुम अकेले बचे हो। लाजो और नमिता पूरी तरह अवाक होकर अभय की तरफ देखने लगी। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। तो तुम्हारे हाथ में महज एक शक्तिशाली जादुई हथियार आ गया है, इसी के दम पर तुम मेरे सामने इतनी डींगे हाँक रहे हो? योगेश पूरे पागलपन के साथ जोर से हंसा और उसने अपनी कमर से टंगी लंबी तलवार बाहर निकाल ली। जैसे ही उसकी तलवार हवा में लहराई, उसके आसपास गिर रही बारिश की बूंदें पलक झपकते ही महीन टुकड़ों में बिखर गईं और तूफानी हवा ने उस पानी की भाप को सीधे आसमान की तरफ उड़ा दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि एक अदनी सी चींटी के हाथ में सिर्फ एक भाला आ जाने से वह किसी विशाल हाथी को जान से मार सकती है? योगेश ने अपनी तलवार को अपने सीने के ठीक सामने सीधा रखा और मजबूत पैंतरे हॉर्स स्टांस में खड़ा हो गया, मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार। उनके आसपास की पूरी हवा अचानक उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी हो गई और ऐसा महसूस होने लगा मानो पूरी की पूरी सड़क किसी अदृश्य पर्वत के भारी दबाव के नीचे दब चुकी हो। यहां तक कि हवा की खौफनाक गूंज भी पलक झपकते ही शांत हो चुकी थी। उस पल पूरी सड़क गहरे सन्नाटे के सागर में डूब गई। बारिश की गिरती हुई एक एक बूंद हवा में इस तरह जम चुकी थी मानो धातु के छोटे छोटे टुकड़े हों जो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिल रहे थे। ठीक तभी योगेश ने अपनी तलवार से नीचे की तरफ वार किया। वह वार दिखने में भले ही कितना धीमा क्यों न लग रहा हो, लेकिन उसकी असली रफ्तार बिजली से भी तेज थी। हवा और मूसलाधार बारिश का वह पूरा सैलाब उस तलवार के इर्द गिर्द इस तरह लिपट चुका था मानो वह सीधे अभय की जान लेने के लिए आगे बढ़ रही हो। कड़कड़ाहट। बिजली की एक खूंखार लकीर ने पलक झपकते ही धरती और आसमान के सीने को चीर कर रख दिया। इससे पहले कि वह तलवार अभय के शरीर को छू पाती, उसके सामने की मजबूत सड़क एक जबरदस्त धमाके के साथ बीच से फट गई। पर्वत भेदी प्रहार, माउंटेन लिफ्टिंग स्ट्राइक। लाजो के मुंह से चीख निकली। ये तो प्राचीन पूर्वज योद्धाओं की सबसे गुप्त और खूंखार तकनीक है। गहरी निराशा ने उसे एक बार फिर घेर लिया और वह अभय को एक प्राचीन पूर्वज योद्धा से सीधे भिड़ने के लिए कहने की अपनी इस बचकानी भूल पर खुद को ही कोसने लगी। ये रॉकेट लॉन्चर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह ज्यादा से ज्यादा किसी प्राचीन योद्धा को महज थोड़ा सा डरा सकता था। सामान्य हालातों में प्राचीन योद्धाओं को बहुत अच्छी तरह पता होता था कि किसी भी हमले से खुद का बचाव आखिर कैसे करना है। अगर वे प्राचीन योद्धा पूरे होश में हों, तो इस रॉकेट लॉन्चर के दम पर उन्हें निशाना बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। ऊपर से इस रॉकेट लॉन्चर के भीतर गोला बारूद की एक निश्चित सीमा होती थी। जब खिलाड़ी खेल के भीतर खेलते थे तो उनके पास सिर्फ 4 ही राउंड होते थे। हालांकि एक प्राचीन पूर्वज योद्धा के भीतर की आंतरिक ऊर्जा किसी असीम समंदर की तरह अंतहीन होती थी। तो भला ये रॉकेट लॉन्चर अपने सीमित बारूद के दम पर इतने शक्तिशाली प्राचीन योद्धा को कैसे मार गिराता? ये पूरी तरह से नामुमकिन था। अगर इस रॉकेट लॉन्चर के पास असीमित बारूद भी होता, तभी यह काम अविश्वसनीय रूप से कठिन रहने वाला था। इसके अलावा इतने भयानक दबाव के सामने कोई मास्टर वॉरियर अपने हाथ की एक उंगली तक उठाने की औकात नहीं रखता था। जैसे ही यह खौफनाक विचार लाजो के दिमाग से गुजरा, उसकी आंखें अचानक अचरज के मारे फटी की फटी रह गईं। अभय ने बड़ी तेजी से पूरी सहजता के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया और सीधे ट्रिगर दबा दिया। उसके आसपास मौजूद वह खूंखार और भारी दबाव उसे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था। बेशक अभय का शरीर साक्षात टी वायरस के दम पर पूरी तरह मजबूत हो चुका था, इसलिए उसकी खुद की शारीरिक क्षमता ही किसी मास्टर वॉरियर की ताकत को धूल चटाने के लिए काफी थी। तो भला इस वायरस द्वारा दिए गए बाकी चमत्कारों के बारे में आखिर क्या ही कहा जाए। सर, वो रॉकेट महज कुछ मीटर आगे बढ़ा ही था कि अचानक हवा में किसी अदृश्य दीवार से टकराकर जोरदार ढंग से फट गया। उस भीषण धमाके ने पलक झपकते ही उनके आसपास फैली उस मजबूत आंतरिक ऊर्जा वॉरियर ची के घेरे के बीच एक बहुत बड़ा सुराख बना दिया।
तभी उसने बिना कोई समय गंवाए लगातार 2 बार और ट्रिगर दबा दिया। बादलों की कड़कड़ाहट जैसे भीषण धमाके गूंज उठे और उनके ठीक सामने एक बेहद चमकीली रोशनी का सैलाब फूट पड़ा। उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भीषण धमाके ने पलक झपकते ही उसके दुश्मन की तलवार से निकलती उस खूंखार ऊर्जा के बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया। फिर अभय ने 2 राउंड और दाग दिए। उस जबरदस्त झटके के कारण मुख्य सरदार काफी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। जैसे ही उसने उस धमाके के असर को पूरी तरह हवा में काटा, उसके कानों के पास एक बेहद तीखी हवा की गूंज सुनाई दी। बिना कुछ सोचे समझे उसने बड़ी तेजी से अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाया। एक खूंखार रॉकेट सीधे उसके सीने को छूता हुआ ऊपर से गुजर गया। मुख्य सरदार के चेहरे के भाव बर्फ की तरह सख्त हो चुके थे। उसे आखिरकार इस बात का एहसास हो गया था कि वह इस खूंखार हथियार के सामने सीधे नहीं टिक सकता था। हालांकि भले ही इसकी रफ्तार किसी सामान्य इंसान के लिए बहुत तेज क्यों न हो, लेकिन उसके जैसे प्राचीन पूर्वज योद्धा के लिए इन हमलों को चकमा देना बेहद आसान काम था। जैसे ही वो खुद को पूरी तरह संभाल लेता, अभय की मौत निश्चित थी। सर, अभय ने छठा राउंड दाग दिया। यह मेरे पैरों की तरफ हमला कर रहा है। मुख्य सरदार ने तुरंत हवा में एक बहुत ऊंची छलांग लगाई और वो रॉकेट सीधे उसके पैरों के ठीक नीचे जाकर फटा। हवा की विशाल लहरें मजबूत धातु के अनगिनत टुकड़ों के साथ सीधे ऊपर की तरफ उठी। उस खूंखार धमाके के जबरदस्त झटके और हवा में उड़ते हुए धातु के उन नुकीले टुकड़ों से खुद का बचाव करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। कोई सामान्य मास्टर वॉरियर होता तो पलक झपकते ही दम तोड़ चुका होता। हालांकि मुख्य सरदार ने हवा में अपनी तलवार लहराई और अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को अपने ठीक सामने इकट्ठा करके एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और ठोस अदृश्य ढाल, इनविजिबल बैरियर, तैयार कर दी। वो घनी ढाल हवा में उड़ते हुए धातु के उन नुकीले टुकड़ों से लेकर उस खूंखार धमाके के जबरदस्त झटके तक हर एक चीज को पूरी तरह रोकने की क्षमता रखती थी। जैसे ही हवा का वो तूफानी बवंडर उस ढाल के दोनों किनारों से होकर गुजरा, मुख्य सरदार को रत्ती भर भी कोई चोट नहीं आई थी। अभय ने लगातार 5 राउंड दागे थे, लेकिन मुख्य सरदार अभी भी पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था। सत्यानाश हो! लाजो का पूरा मन गहरी निराशा से भर गया। उसने साफ तौर पर इस रॉकेट लॉन्चर की ताकत को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। प्राचीन पूर्वज योद्धाओं को तो इन हमलों से भागने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे अपनी मनमर्जी के मुताबिक इन रॉकेट्स को हवा में ही रोक सकते थे। तो भला अभय उसे आखिर कैसे हरा पाता? नमिता ने अपने चेहरे पर बर्फ जैसी गंभीरता लिए इस पूरी जंग को अपनी आंखों से देखा था। एक प्राचीन पूर्वज योद्धा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर एक तकनीक साक्षात देवताओं के स्तर तक पहुंच सकती थी, और दुनिया की बड़ी से बड़ी जादुई वस्तु भी उन्हें इतनी आसानी से धूल नहीं चटा सकती थी। जैसे ही अभय का गोला बारूद पूरी तरह खत्म हो जाता, मुख्य सरदार पलक झपकते ही उसे मौत के घाट उतार देता। ये पूरी तरह से एक असमान जंग थी। इसे जीतने के लिए अभय को हवा में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना ही होना था। बारिश का पानी अभय के रॉकेट लॉन्चर की गर्म नली पर गिरते ही पलक झपकते ही सफेद भाप बनकर हवा में उड़ रहा था। भले ही अभय इस समय पूरी तरह आक्रामक दिख रहा था, लेकिन वह हालातों का पूरा फायदा उठाने में बिल्कुल नाकाम रहा था। मुख्य सरदार के चेहरे पर एक बेहद खूंखार और जानलेवा मुस्कान उभर आई जब उसने कहा, तुम्हारी मौत अब मेरे हाथों बिल्कुल निश्चित है। हालांकि वह इस बात पर ध्यान देने में पूरी तरह चूक गया था कि अभय के चेहरे पर इस समय एक हल्की मुस्कान खींची हुई थी, ये देखकर कि उस धमाके के जबरदस्त झटके ने मुख्य सरदार को सीधे हवा के बीचों बीच धकेल दिया था। अचानक अंधकार से भरे आसमान में आग की भीषण लपटें चमकी। मुख्य सरदार उस जबरदस्त झटके के कारण हवा में इस तरह उड़ता चला गया मानो वह सीधे उन आग की लपटों की तरफ ही फेंका जा रहा हो। यह नजारा देखते ही मुख्य सरदार के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। भले ही प्राचीन पूर्वज योद्धाओं के पास कुछ समय के लिए हवा में तैरने की अद्भुत क्षमता होती थी, लेकिन हवा के उस जबरदस्त खिंचाव, इनर्शिया के कारण हवा के बीचों बीच होने की वजह से वह अपनी दिशा बदलने में पूरी तरह असमर्थ था। जैसे ही मुख्य सरदार हवा में ऊपर की तरफ उड़ा, अभय ने बिना कोई पल गंवाए तुरंत अगला राउंड दाग दिया। ये समय बिल्कुल सटीक था। उसने मुख्य सरदार को उस धमाके के झटके से खुद को संभालने का एक पल का मौका भी नहीं दिया, जिसके मतलब था कि वो चाहकर भी इस हमले को चकमा नहीं दे सकता था। एक बार मैं इस हमले को रोक लूं, फिर देखो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कैसे करता हूं। मुख्य सरदार ने बड़ी बेरहमी से थूका और उसने अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा को एक बार फिर अपनी तलवार में समेटते हुए उसे अपने सीने के सामने सीधा रख लिया। धमाका! आसमान में आग का एक बहुत बड़ा बवंडर उठा, लेकिन मुख्य सरदार की उस गोलाकार ढाल ने उन लपटों को बाहर ही रोक दिया। उसने सीधे अपने नंगे हाथों के दम पर उस रॉकेट के वार को बीच में ही थाम लिया था और अपनी असीम आंतरिक ऊर्जा के बल पर उस खूंखार झटके और धातु के उन अनगिनत टुकड़ों को पूरी तरह हवा में ही काटा दिया था। हालांकि उस जबरदस्त टक्कर के झटके के कारण उसका शरीर एक बार फिर से आसमान में और ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। सर! हवा को चीरने वाली एक तीखी गूंज दोबारा सुनाई दी। अभय ने सीधे उसी की दिशा में एक और रॉकेट दाग दिया था।
उस खूंखार धमाके की ताकत ने उसके शरीर को सीधे उसी दिशा में धकेल दिया जहां इस नए रॉकेट का निशाना था, और मुख्य सरदार के पास इसे दोबारा ढाल बनाकर रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। अंत में एक के बाद एक भीषण धमाकों की लपटों ने उस अंधकार से भरे आसमान को पूरी तरह चकाचौंध कर दिया, और मुख्य सरदार उन अंतहीन धमाकों के झटकों के कारण आसमान में बहुत ऊपर की तरफ उड़ता चला गया। अभय ने एक और राउंड दागा, लेकिन इस बार वह अपने निशाने पर नहीं लगा। अभय को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मुख्य सरदार आखिर किस दिशा में उड़कर दूर जा गिरा था। अभय एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर ठिठक गया। मेरा निशाना चूक गया। भले ही टी वायरस ने उसकी शारीरिक क्षमताओं को पूरी तरह मजबूत कर दिया था, और रेजिडेंट ईवल खेल ने उसके निशाना लगाने के कौशल को काफी हद तक सुधार दिया था, लेकिन उसकी अपनी असली क्षमता अभी सिर्फ इसी स्तर तक पहुंची थी। अभय पीछे मुड़ा। खुद से ऐसी चूक हो जाने के कारण उसे थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था। उसने नमिता और लाजो की तरफ देखा और अपनी बात समझाते हुए कहा, अगर आम शब्दों में कहा जाए तो एक बेहतरीन निशानेबाज उसे हवा के बीचों बीच ही लगातार नचाए रखने की पूरी क्षमता रखता है। मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। नमिता के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे, जबकि लाजो को, जिसे अभी कुछ देर पहले ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह साक्षात नरक से जिंदा बचकर बाहर आए हो, अभय के इस अजीब और झेंपते हुए चेहरे को देखकर जोर से हंसी आ गई। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लगता है कि आप सिर्फ हमारे सामने अपनी पैंतरेबाजी की डींगे हाँकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप इसमें पूरी तरह फेल हो गए। क्या तुम मेरी थोड़ी सी साख रखते हुए इस कड़वी हकीकत का पर्दाफाश करना बंद नहीं कर सकती? अभय ने अजीब तरह से मुस्कुरा हुए जवाब दिया। दूसरी ओर नमिता पूरी तरह अपने ही विचारों में डूबी हुई थी। क्या इन रॉकेट्स के पास दुश्मनों को इस तरह आसमान में उड़ा देने की अद्भुत क्षमता होती है? क्या ये हथियार सचमुच ऐसा करिश्मा कर सकता है? टास्क: बरसात में अचानक हुआ हमला पूरा हुआ। टास्क रिवॉर्ड: असीमित गोला बारूद के साथ एक स्थायी रॉकेट लॉन्चर हासिल हुआ। एक प्राचीन पूर्वज योद्धा भले ही कितना भी बलशाली क्यों न हो, इन रॉकेट्स के लगातार होने वाले हमलों के सामने पूरी तरह सुरक्षित बचकर निकल पाना उसके लिए भी नामुमकिन था। इसके अलावा मुकाबले में अपनी सारी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद उसे हवा के बीचों बीच से सीधे जमीन पर गिरने के भयानक खतरे का सामना भी करना पड़ता। अभय ने उस भारी रॉकेट लॉन्चर को दोबारा अपने कंधे पर टांगा और दूर अंधकार की तरफ देखा। मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भविष्य में तुम दोनों को दोबारा परेशान करने की हिमाकत कभी नहीं करता, उसने कहा। लाजो ने बड़ी तेजी से एक बेहद खुशबूदार औषधि निकाली और नमिता को खिला दी। तभी जाकर नमिता के पीले पड़ चुके चेहरे पर वापस थोड़ी सी रंगत लौट आई। जब मूसलाधार बारिश पूरी तरह थमी, तब तक अगला दिन शुरू हो चुका था और सूरज की सुनहरी किरणें बादलों के सीने को चीरकर उस गीली जमीन पर चारों तरफ बिखर चुकी थी। कल रात का वो खौफनाक साया अब पूरी तरह से अतीत का हिस्सा बन चुका था। कितना शानदार दिन है। खिड़की से छनकर आती सुनहरी धूप सीधे अभय के बिस्तर पर पड़ रही थी जब उसने आराम से अपने शरीर को ढीला छोड़ा। वो जब चाहे तब आराम से स्प्राइट पी सकता था, मजेदार खेल खेल सकता था और अपनी मनमर्जी के मुताबिक उस असीमित बारूद वाले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता था। उसकी यह नई जिंदगी उसे बेहद रोमांचित कर रही थी। बेशक हर कोई अभय की तरह इतनी अच्छी स्थिति में नहीं था। उदाहरण के लिए अंकित, ओमकार सिंघल और भव्य जब नीलकमल पैलेस से बाहर निकले तो उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, डार्क सर्कल्स साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, आसपास खड़े लोग उनके बारे में कानाफूसी करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि इन नवाबजादों को कोई गंभीर बीमारी हो गई है? इन्होंने कल रात अपने पास 1 दर्जन से अधिक सुंदर नर्तकियों को बुलाया था, लेकिन न तो उन्होंने उनका कोई गाना सुना और न ही उनका नृत्य देखा। वे बस पूरी रात मदिरापान करते रहे और आपस में ही न जाने क्या बातें करते रहे। वे बातें कर रहे थे कि किसी कौशल के पेड़, स्किल ट्री में अग्नि तत्वों की जादुई शक्तियां आखिर कैसे हासिल की जाती हैं, क्या कोई 2 तत्वों वाली सॉर्सरेस बनाई जा सकती है, और अपने गियर्स को आखिर कैसे चुनना और व्यवस्थित करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वे आखिर किस दुनिया की बातें कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे तीनों सड़कों पर आगे बढ़ते हुए हैरानी से उस यांत्रिक आसमान की तरफ देखने लगे। क्या सचमुच दिन निकल आया है? ओरिजिन्स इस समय तक निश्चित रूप से खुल चुका होगा। चलो जल्दी करो, चलकर थोड़ी ठंडी स्प्राइट पीते हैं। अंकित की आंखें तुरंत चमक उठी। चलो जल्दी चलो, आज हम ये भी पता लगाएंगे कि अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को आखिर कैसे बढ़ाना है। उन तीनों ने पलक झपकते ही अपने शरीर की सारी थकान झटक दी और बड़े उत्साह के साथ इंटरनेट कैफे की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गए। हरीश भी बिल्कुल उसी थके हुए चेहरे के साथ नीलकमल एम्पोरियम से बाहर निकला। उस्ताद हरीश को आखिर क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। कल वापस आते ही उन्होंने खुद को जादुई वस्तुएं बनाने वाले उस गुप्त कमरे के भीतर बंद कर लिया था और पूरी रात तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें बनाने की कोशिश कर रहे थे।
वहां जादुई वस्तुओं को सजाकर रखने वाले स्टैंड पर 3 बेहद अजीबोगरीब जादुई वस्तुएं रखी हुई थी। यहां तक कि उनके बगल में उनके बारे में साफ साफ विवरण भी लिखा हुआ था। कुछ साधु दुकान के अंदर आए और उन्होंने स्टैंड पर सजी उन नई जादुई वस्तुओं पर एक नजर डाली। उत्कृष्ट बर्फीला गेंडा प्रहार, आउटस्टैंडिंग फ्रॉस्ट राइनोसरस हॉर्न, हमला, अटैक 4-21 मजबूती, ड्यूरेबिलिटी 2020 जरूरी मुकाम, जादुई जल स्रोत रेल्म, स्पिरिचुअल स्प्रिंग रेल्म, जोड़ 30% प्रहार क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी, जोड़ 7 बर्फ का घातक नुकसान, शीतलता से बचाव, जोड़ 10%। वे साधु पूरी तरह उलझन में पड़कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नीलकमल एम्पोरियम में काम करने वाली एक महिला अचेली ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उस वस्तु का परिचय देने की कोशिश की। यह एक बिल्कुल नई जादुई वस्तु है जिसे स्वयं उस्ताद हरीश ने तैयार किया है। धत तेरे की, मैं इसके आगे आखिर और क्या कहूं। उस अचेली का मन अंदर ही अंदर रोने जैसा हो रहा था। इस जगह काम करना सचमुच बहुत कठिन था। कंप्यूटरों की तादाद में भारी बढ़ोतरी होने की बदौलत ग्राहकों को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्हें खेलने के लिए बाहर लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी। इसलिए इंटरनेट कैफे की सुबह अब पहले के मुकाबले काफी हद तक शांत रहने लगी थी। भाई साहब, हम तीनों को एक एक बोतल स्प्राइट दे दीजिए। अंकित, ओमकार, सिंघल और भव्य दुकान के अंदर आए। क्या हम आज इसकी एक और बोतल खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभय ने बिना किसी हाव भाव के पूरी शांति से स्प्राइट की एक एक बोतल उनकी तरफ बढ़ा दी और उन तीनों ने बड़ी तेजी से ढक्कन खोले और उसका एक बहुत बड़ा घूंट भरा। आह! अंकित ने उस ठंडे पेय पदार्थ को अपने पेट के अंदर जाते हुए महसूस किया और उसका पूरा शरीर पलक झपकते ही तरोताजा हो गया। उसके शरीर की सारी थकान हवा में गायब हो चुकी थी और वह आनंद के मारे मदहोश होने लगा। ये सचमुच बहुत लाजवाब है। आज सुबह ओमकार सिंघल को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कोई ऐसी जादुई वस्तु हो जिसकी सारी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। हालांकि स्प्राइट की महज एक चुस्की लेते ही उसके भीतर की सारी ऊर्जा पलक झपकते ही वापस लौट आई थी। उसका दिमाग, जो पहले तरह तरह के शोर और चिंताओं से पूरी तरह भरा हुआ था, इस समय इतना शांत महसूस कर रहा था मानो पहाड़ों के बीच से बहने वाले किसी ठंडे झरने के पानी से पूरी तरह धुलकर साफ हो चुका हो। उसने अपने भीतर के इस गजब के एहसास से पूरी तरह प्रफुल्लित था। क्या ये स्प्राइट सचमुच ऐसा चमत्कार भी कर सकती है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं उस ठंडे झरने के पानी का स्वाद ले रहा हूं जो हजारों सालों से बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे लगातार बह रहा है। भव्य ने स्प्राइट के असली स्वाद का आनंद लेते हुए उसकी छोटी छोटी चुस्कियां लेना शुरू किया। जब उसने अपने दोनों दोस्तों को अपनी तरफ घूरते हुए पाया तो उसने पहले उनकी खाली बोतलों को देखा और फिर वापस अपनी बोतल की तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसने दोनों हाथों से अपनी बोतल को पूरी तरह छुपा लिया और कहा, तुम दोनों आखिर मेरी बोतल की तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? वे दोनों लड़के एक स्थिर सेकंड के लिए ठिठक गए और फिर अपनी खाली बोतलों को देखने लगे। क्या हमारी बोतलें इतनी जल्दी दोबारा खत्म हो गई? ओमकार सिंघल ने चेहरे पर एक बेहद दोस्ताना मुस्कान लाए और अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, हम सब आखिर भाई भाई हैं, तो मुझे भी इसकी महज एक चुस्की लेने दो। सिर्फ एक छोटी सी चुस्की। स्प्राइट की एक बोतल को आपस में कभी शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक उसी समय अभय ने लापरवाही से कहा, जो भी इस नियम को तोड़ने की गुस्ताखी करेगा उसका इस दुकान में दोबारा कभी स्वागत नहीं किया जाएगा। हा हा हा। भव्य जोर से हंसा और वापस बड़े मजे से अपनी स्प्राइट की चुस्कियां लेने लगा। उसने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, पर क्या करूं, नियम ही ऐसे हैं। अंकित और ओमकार सिंघल ने निराश होकर एक दूसरे का मुंह देखा। हमें अब दोबारा कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। चलो चलकर खेलते हैं। चलो जल्दी करो, आज हमें उस खूंखार रानी काउंटेस को धूल चटानी ही होगी। स्प्राइट पीने के बाद उन तीनों का मूड पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका था। दुकान के भीतर हर कोई पूरी तरह खुश और अपने खेल में मग्न था, लेकिन कल रात जो कुछ भी घटा था उसकी वजह से सिंघानिया परिवार के भीतर का माहौल इस समय बिल्कुल भी शांत नहीं था। एक आलीशान और भव्य महल के भीतर कीमती कढ़ाई वाला चोगा पहने एक दुबला पतला बुजुर्ग बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग, जो एक खूंखार जंगली दरिंदे की कीमती खाल के ऊपर बड़े आराम से लेटा हुआ था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका मुंह इस तरह खुला और बंद हुआ मानो वह खुद से ही कोई गुप्त गुफ्तगू कर रहा हो। वो धीरे से बुदबुदाया, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मेरे बूढ़े हो जाने की वजह से तुम सिंघानिया परिवार के आंतरिक मामलों में इस तरह दखल दे सकते हो? मालिक, कृपया शांत हो जाइए। अंधकार के बीच से एक काली परछाई प्रकट हुई और उसने कहा, हम कल रात हुई उस खूंखार घटना की पूरी गहराई से जांच कर रहे हैं। उस मुख्य सरदार का आखिर क्या हाल है? उस काली परछाई ने जवाब दिया, वह मुख्य सरदार लगातार यही रट लगाए हुए है कि उसे परिवार से बाहर की किसी बेहद जादुई शक्ति ने अपने वश में कर लिया था और उसने सिर्फ अपनी सजा से बचने के लिए खुदकुशी का ढोंग रचा है। छोटे सरकार का कहना है कि वे रत्ती भर भी नहीं जानते कि वह आखिर कौन था,
और उन्होंने दीदी नमिता को इलाज के लिए कुछ कीमती औषधियां भिजवाई हैं। वे नहीं जानते कि वह आखिर कौन था। पूरी तरह असहमत होते हुए बुजुर्ग ने दोहराया, तो फिर वह आखिर कौन सा इंसान था जिसने बीच में कदम रखकर मेरी लाडली नमिता की जान बचाई? मैंने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल की है। वो शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक बेहद छोटी सी दुकान का मामूली मालिक है। एक छोटी सी दुकान का मालिक? हाँ, बिल्कुल। हालांकि उस काली परछाई को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी दुकान का मामूली मालिक भला उस पराक्रमी प्राचीन पूर्वज योद्धा को इतनी गंभीर चोटें पहुंचाने में आखिर कैसे कामयाब रहा होगा। क्या आजकल छोटी दुकानों के मालिक भी इतने अविश्वसनीय रूप से बलशाली होने लगे हैं? बुजुर्ग ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया। उस दुकान मालिक की पूरी पृष्ठभूमि की गहराई से जांच करो। भला एक छोटी सी दुकान का मामूली मालिक इतने बड़े और प्रतिष्ठित घराने की आपसी जंग के बीच कदम रखने की हिमाकत कैसे कर सकता था? बेशक एक प्रतिष्ठित और रईस घराना। वे इस पूरे क्षेत्र के एक ऐसे विशाल और पराक्रमी सिंह की तरह थे जिसके आंखें खोलते ही बड़े बड़े साधुओं और प्रतिष्ठित किरदारों को भी चुपचाप पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता था। जो आ गया मालिक। उनकी बात बिल्कुल सही थी। अभय था तो महज एक छोटी सी दुकान का मालिक ही। इस समय वो पूरी बेपरवाही से अपने खेल का आनंद ले रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बाहर गहरे पानी में आखिर किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो इन फालतू चीजों को जानने में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं रखता था। अभय ने सिंघानिया परिवार के उस गहरे षड्यंत्र को महज इसलिए तबाह किया था क्योंकि वह चाहता था कि उसकी दुकान में आने वाले ग्राहक हमेशा पूरी सुरक्षा और शांति के साथ खेल का मजा ले सकें। अभय गुनगुनाते हुए अपने खेल के भीतर उस आखिरी दानव अंडररेल के ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज सुबह उसने खेल के भीतर अपना लेवल काफी बढ़ा लिया था और उसने मन ही मन सोचा, मैं अच्छी तरह जानता था जीवन में हर हाल में सिर्फ खेल खेलते रहना ही सबसे सही रास्ता है। अध्याय 44। मित्र, क्या तुमने कभी ग्लोरी का नाम सुना है? नारायण सिंघानिया नालन यिंग अंदर ही अंदर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के इतने बड़े जासूसी नेटवर्क का मुख्य सेनापति होने के नाते उन्होंने दिन रात एक करके पूरी जांच पड़ताल की थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब की असली पृष्ठभूमि आखिर क्या है। उन्हें अपनी जांच में सिर्फ यही पता चला था कि उस दुकान का मालिक महज एक साधारण योद्धा एमेचर वॉरियर है जिसके माता पिता भी बिल्कुल आम नागरिक थे। ये जानकारी उन्हें पहले से कहीं ज्यादा उलझन में डाल रही थी। भला ऐसा मामूली इंसान उस पराक्रमी प्राचीन पूर्वज योद्धा को इतनी गंभीर चोटें पहुंचाने में आखिर कैसे कामयाब रहा होगा? उनकी इस जांच के जो नतीजे सामने आए थे उन्होंने उन्हें पूरी तरह अविश्वास के सागर में डुबो दिया था। इसलिए उन्होंने खुद जाकर इस दुकान मालिक की थाह लेने का पक्का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वे इंटरनेट कैफे के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे उन्होंने एक साय को बड़ी चालाकी से अंदर घुसते हुए देखा। उन्होंने उस साय को तुरंत पहचान लिया और तेजी से उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। तब उन्हें हकीकत का पता चला, अरे ये तो लाजो है। भाई साहब, लाजो ने अपनी जेब से 6 कीमती क्रिस्टल निकाले। मुझे स्प्राइट की 2 बोतलें दे दीजिए। स्प्राइट? नारायण पूरी तरह उलझन में पड़ गए। उनके जासूसों की रिपोर्ट के मुताबिक स्प्राइट इस दुकान का सबसे खास पेय पदार्थ था, लेकिन भला आम नागरिकों की एक छोटी सी दुकान की ड्रिंक इतनी बेहतरीन कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी तरह का कोई गुप्त कोड, सीक्रेट कोड हो? हर व्यक्ति दिन में सिर्फ एक ही बोतल खरीद सकता है। नारायण ने देखा कि अभय ने आराम से अपनी आराम कुर्सी पर लेटे हुए पूरी लापरवाही से जवाब दिया। मैं अच्छी तरह जानता था। नारायण ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उनके लिए एक छोटी सी दुकान के मालिक द्वारा महज 3 क्रिस्टल के लिए किसी ड्रिंक को और बेचने से मना कर देने की इकलौती वजह यही हो सकती थी कि यह निश्चित रूप से कोई गुप्त कोड था। साफ तौर पर इस दुकान में ऐसे बहुत से गहरे राज छिपे हैं जिनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं जानता। हालांकि ठीक अगले ही सेकंड उन्होंने देखा कि लाजो अपनी सीट पर बैठ गई और बड़े चाव से अपने हाथ में मौजूद उस बोतल से चुस्कियां लेने लगी। उसके चेहरे के भाव परम संतोष से भरे हुए थे। लाजो ने कुछ देर तक उस गजब के स्वाद का आनंद लिया और फिर उसकी एक और छोटी सी चुस्की ली। फिर उसने मिन्नत करते हुए कहा, भाई साहब, दीदी नमिता कल रात की वजह से काफी जख्मी है। क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा समझौता नहीं कर सकते और मुझे उनके लिए महज एक बोतल ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते? अभय ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें घुमाई और पूरी बेपरवाही से कहा, बिल्कुल नहीं, नियम तो नियम है। आप सचमुच बहुत कंजूस हैं। लाजो ने बेहद नाखुश होकर अभय को घूर कर देखा। नारायण पूरी तरह हैरान होकर लाजो के चेहरे को देख रहे थे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसके चेहरे के ये हाव भाव रत्ती भर भी बनावटी महसूस नहीं हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्या किसी मामूली दुकान की ड्रिंक का स्वाद सचमुच इतना अविश्वसनीय रूप से लाजवाब हो सकता है? क्या इस दुकान का मालिक सचमुच इतना अजीब और सख्त इंसान है जिससे निपटना इतना कठिन है? क्या सिंघानिया परिवार का कोई सदस्य
सचमुच एक छोटी सी दुकान के मालिक के सामने इस तरह मिन्नतें कर रहा है? ऊपर से वो मालिक उसकी बात मानने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं हुआ। क्या ये सब मिलकर यहाँ कोई ढोंग रच रहे हैं? उन्हें महसूस हो रहा था मानो उनकी खुद की बुद्धिमत्ता की इस समय बहुत कड़ी परीक्षा ली जा रही हो। ओह हाँ। ठीक तभी लाजो ने एक बार फिर पूछा, दीदी नमिता ने मुझे आपसे एक बात पूछने के लिए कहा था। कल रात आपने कहा था कि बड़े बड़े उस्ताद उस प्राचीन योद्धा को हवा के बीचों बीच ही नचाए रख सकते हैं। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान वजूद रखता है जो बंदूकों और इन रॉकेट्स के इस्तेमाल में आपसे भी कहीं ज्यादा माहिर हो? ये बात सुनते ही नारायण अपनी जगह पर पूरी तरह सन रह गए। उन्होंने ऐसा नाटक किया मानो वे महज एक सीट पर आराम कर रहे हों, लेकिन उनके कान पूरी तरह से लाजो और अभय की बातचीत पर टिक चुके थे। बंदूकें और रॉकेट्स, बड़े बड़े उस्ताद। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उनके हाथ इस समय एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारी लग चुकी थी। ठीक उसी समय काले रंग का चोगा पहने एक दूसरा आदमी नारायण के बिल्कुल बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसका पूरा चेहरा उसके चोगे के हुड से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह नया आदमी भी अभय और लाजो के बीच चल रही बातचीत को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने चुपके से एक दूसरे की तरफ देखा और साफ तौर पर वे दोनों एक दूसरे की असली पहचान को अच्छी तरह भांप चुके थे। हालांकि तभी अभय ने बोलना शुरू किया, इसलिए वे दोनों तुरंत अपनी सीटों पर सीधे होकर बैठ गए और अपने कान पूरी तरह उनकी तरफ लगा दिए। भला मुझसे भी ज्यादा बंदूकों और रॉकेट्स के इस्तेमाल में माहिर कौन हो सकता है? अभय ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग वजूद रखते हैं। क्या आपका मतलब यह है कि वे सभी इन हथियारों को बिल्कुल आपकी तरह ही फुर्ती से चलाना जानते हैं? लाजो फटी आंखों से अभय की तरफ देखने लगी। क्या यह तकनीक इतनी आसानी से सीखी जा सकती है? क्या इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी मास्टर वॉरियर इस कला पर कब्जा कर सकता है, और जब तक उनके पास एक बेहतरीन बंदूक या रॉकेट लॉन्चर होगा, वे किसी भी पराक्रमी प्राचीन पूर्वज योद्धा को धूल चटाने की औकात रखते हैं? नारायण और चोगे वाले उस आदमी ने अपनी सांसें रोक ली। क्या सचमुच कोई ऐसा विशेष हथियार वजूद रखता है जिसके दम पर महज मास्टर वॉरियर के स्तर के योद्धा भी किसी प्राचीन पूर्वज योद्धा को हरा सकते हैं? क्या तुम उस हवाई पैंतरेबाजी डिलीवरी गन की बात कर रही हो? अभय ने पूछा। दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इस कला की असली बारीकियां जानते हैं। फिर अभय बड़े सलीके से लाजो को समझाने लगा कि आखिर ये हवाई पैंतरेबाजी होती क्या है। 1 घंटे बाद तो कल रात उन्होंने जिस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया था उसे हवाई पैंतरेबाजी कहते हैं। एक बेहद आलीशान और सुंदर आंगन के भीतर लाल ईंटों और सफेद टाइलों की एक मजबूत दीवार बनी हुई थी। अगर कोई उस दीवार को पार करके कंकड़ भरे रास्ते से आंगन के भीतर कदम रखता तो उसे बेहद सलीके से कटी हुई हरी भरी घास और कतारों में लगे महुआ के सुंदर पेड़ साफ दिखाई देते। वह आंगन इतना शांत और व्यवस्थित था कि साफ बयां कर रहा था कि इसका मालिक अपनी चीजों की कितनी बारीकी से परवाह करता है। वो शांत आवाज सीधे उत्तरी दिशा की तरफ बने कमरे के भीतर से आ रही थी। नमिता का चेहरा अभी भी काफी पीला और कमजोर लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में औषधियों का एक कटोरा थाम रखा था और धीरे धीरे उसकी चुस्कियां ले रही थी। कल रात उसे बहुत गंभीर चोटें आई थी और वह अभी पूरी तरह ठीक होने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से उसके पास पूरा दिन अपने कमरे के भीतर ही रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जहां वह लाजो से बाहर की दुनिया में चल रही हलचलों के बारे में सुन रही थी। मालिक का कहना था कि वे खुद भी अभी तक इस रॉकेट की असली ताकत का पूरा फायदा उठाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इस रॉकेट की असली खूंखार ताकत यह है कि यह अपने जबरदस्त झटके के दम पर सामने वाले दुश्मन को हवा के बीचों बीच किसी भी दिशा में धकेल सकता है। यही वजह है कि वे इस पैंतरेबाजी को हवाई पैंतरेबाजी कहकर पुकारते हैं। इस दुनिया में भला अभय से भी बेहतर बंदूकों और रॉकेट्स को जानने वाला कौन हो सकता है? नमिता ने उस औषधि की एक छोटी सी चुस्की ली और उसके बेहद कड़वे स्वाद के कारण अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली। मैंने सोचा था कि ये खूंखार हथियार सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट ईवल खेल की दुनिया के भीतर ही वजूद रखते हैं, लेकिन मालिक का कहना था कि वे असल जिंदगी में भी पूरी तरह वजूद रखते हैं। लाजो नमिता के बिस्तर के पास बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथ अपने गुलाबी गालों पर रख लिए। उन्होंने मुझे बताया कि इस कला को देवराज येजू नाम के एक परम उस्ताद ने इजाद किया था। परम उस्ताद देवराज? बंदूकों और रॉकेट्स के महाज्ञानी? बिल्कुल नहीं। मालिक का कहना था कि वे उस्ताद मार्शल आर्ट्स की हर एक विद्या में पूरी तरह निपुण हैं और दुनिया के हर एक हथियार को चलाने में महारत रखते हैं, चाहे वो चाकू हो, भाला हो, तलवार हो या फिर मजबूत दंड हो। बाहर दुनिया में उन्हें साक्षात युद्ध का देवता, बैटल गॉड कहकर पुकारा जाता है, और उन्होंने अपने दम पर एक अविश्वसनीय जादुई हथियार तैयार किया है जिसे वे मायावी छत्र, मिरियड मैनिफेस्टेशन एम्ब्रेला कहते हैं। लाजो ने नमिता की तरफ देखा और उसकी आंखों में उस उस्ताद के लिए गहरा आदर साफ झलक रहा था। भला कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में कैसे वजूद रख सकता है जो बंदूकों और रॉकेट्स में इतना सर्वशक्तिमान हो?
ऊपर से वो चाकू, भाला, तलवार और दंड चलाने में भी महाज्ञानी हो, और उसका ओहदा साक्षात युद्ध के देवता जैसा हो। नमिता अपनी जगह पर पूरी तरह ठिठक गई जब उसने लाजो की कही बातों को दोबारा अपने दिमाग में दोहराया। ये पूरी तरह से साफ है कि अभय ने ये सारी कहानी और ये बड़े बड़े ओहदे खुद अपनी मनमर्जी से गढ़ लिए हैं। तुम भला ऐसी मंगड़ंत बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? पूरे साम्राज्य में आज तक ऐसा कोई इंसान कभी पैदा नहीं हुआ है। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह महज एक झूठ है? लाजो की आंखें अचरज से थोड़ी घूमी। वो नमिता की बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी। लेकिन मालिक ने मुझे उस उस्ताद के जीवन की एक बेहद सुंदर दास्तान सुनाई थी। भला कोई इतनी बारीकी से इतनी बड़ी कहानी खुद कैसे बना सकता है? वह कहानी सच है या महज एक फालतू मजाक, ये तो मुझे उसे सुनते ही साफ पता चल जाएगा। नमिता ने औषधि का कटोरा रखते हुए बेहद शांत आवाज में कहा। चलो, मुझे वो कहानी पूरी साफ साफ सुनाओ। ठीक है दीदी। लाजो ने कमरे की छत की तरफ देखा, मानो वो उन यादों को दोबारा समेट रही हो जो अभय ने उसे सुनाई थी। फिर उसने बिल्कुल अभय के उसी बिंदास अंदाज और हाव भाव की नकल करते हुए अपनी बात शुरू की। मित्र, क्या तुमने कभी ग्लोरी का नाम सुना है? ठीक उसी समय सिंघानिया परिवार के मुख्य भव्य दरबार में महाराज नारायण सिंघानिया दरबार के बीचों बीच अपने एक घुटने के बल बैठ गए। उनकी आवाज में असीम आदर और सम्मान था। महाराज, मेरी तरफ से उस दुकान की पूरी जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। उस जगह का असली नाम ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब है और वहां इस समय दो मजबूत खेल चलते हैं। पहला रेजिडेंट इवल 1 और दूसरा डायाब्लो 2। दीदी नमिता रोज उस दुकान पर जाकर खेल खेलती हैं। इसके अलावा मुझे अपनी जांच में यह भी पता चला है कि उस दुकान के मालिक ने कल रात नमिता दीदी की जान बचाते समय जिस चमत्कारी हथियार का इस्तेमाल किया था उसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अनोखा हथियार है और उन्होंने जिस पैंतरेबाजी का प्रदर्शन किया था उसे हवाई पैंतरेबाजी कहा जाता है। नारायण ने पूरी गंभीरता के साथ दरबार में अपनी बात रखी। साफ तौर पर इस कला को देवराज नाम के एक परम उस्ताद ने जन्म दिया है। यह एक ऐसा गुप्त कौशल है जिसे सिर्फ इसी हथियार के दम पर हासिल किया जा सकता है। महाराज नारायण सिंघानिया नालन होंगवू ने अचानक अपनी आंखें खोली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो बहुत लंबे समय से इस दरबार के भीतर एकांत जिंदगी जीने के कारण उनकी खुद की बुद्धि थोड़ी सी जंग खा चुकी थी, जिससे वे इस नई बात को समझ नहीं पा रहे थे। यह आखिर किस दुनिया की बातें हो रही थी? क्या वे इतने लंबे समय से इस एकांत महल के भीतर बंद रहे हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया में घट रहे इन नए नए चमत्कारों के बारे में रत्ती भर भी भनक नहीं लगी? उस दुकान मालिक ने उस्ताद देवराज के बारे में कुछ और गुप्त जानकारियां भी साझा की हैं, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वे हकीकत हैं या महज एक मंगड़ंत दास्तान। कैसी जानकारियां? महाराज के चेहरे के भाव पलक झपकते ही बदल गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक रॉकेट लॉन्चर या हवाई पैंतरेबाजी जैसे शब्दों को कभी नहीं सुना था, इसलिए नारायण की कही इन बातों की सच्चाई पर भरोसा करना उनके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। हालांकि अगर इस बात के पीछे कोई बहुत मजबूत और गहरा आधार छिपा हुआ हो। दुकान के मालिक ने अपनी बात की शुरुआत कुछ इन शब्दों के साथ की थी। मित्र, क्या तुमने कभी ग्लोरी का नाम सुना है? फिर नारायण सिंघानिया ने दरबार के बीचों बीच महाराज को अभय के उसी अंदाज में द किंग्स अवतार, द किंग्स एवटार की वो पूरी अद्भुत गाथा सुनाना शुरू कर दिया। अध्याय 45। तुम्हें हार माननी ही होगी। अभय ने लाजो को द किंग्स अवतार, द किंग्स एवटार का महज एक छोटा सा हिस्सा ही सुनाया था। उसने कहानी की शुरुआत पहले अध्याय निर्वासित युद्धदेव से की थी और इसका अंत उस्ताद देवराज द्वारा खेल के पहले विलेन को ढेर करके अपने मायावी छत्र को अपग्रेड करने की नायाब सामग्री हासिल करने पर किया था। बेशक कहानी सुनाते समय अभय ने इसके कुछ दृश्यों में अपनी मनमर्जी के मुताबिक थोड़े बदलाव कर दिए थे। नमिता की आंखें अचरज से लगातार झपक रही थी। इस कहानी का ताना बाना और इसका पूरा माहौल इतना जीवंत और वास्तविक था कि वो चाहकर भी इसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पा रही थी। ये सुनने में सचमुच किसी असली दुनिया की दास्तान जैसी लग रही थी। लेकिन यह निश्चित रूप से हमारा साम्राज्य तो बिल्कुल नहीं था। वो दुनिया हकीकत में वजूद रखती है या नहीं, इस बात को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो ये कहानी खुद में अविश्वसनीय रूप से बेहद रोमांचक और अनोखी थी। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक गेमिंग के विषय पर आधारित ऐसी कोई कहानी कभी नहीं सुनी थी। इस तरह का खेल उन जैसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए बिल्कुल नया, अनूठा और विस्मयकारी था। सही कहा ना दीदी? मैंने सही कहा था ना? उस्ताद देवराज सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, है ना? लाजो ने एक गहरी सांस ली और जब उसने देखा कि नमिता ने भी इस कहानी के ताने बाने को सच मान लिया है तो वो खुशी से चहक उठी। नमिता ने बेहद शालीनता से धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरा तो अभी और कहानी सुनने का बहुत मन था, लेकिन उस खड़ूस मालिक ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया और वापस जाकर खुद अपना खेल खेलने लगा। लाजो ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए शिकायत की,
मुझे उस्ताद देवराज जैसे महान योद्धा के लिए अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। उनके खुद के साथियों ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और वे पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए। मैं सचमुच सोच रही हूं कि क्या वे अंत में वापस अपने शिखर पर पहुंच पाएंगे या नहीं। आंचू। अभय अपना खेल खेल ही रहा था कि अचानक उसे एक जोरदार छींक आई। उसने पूरी मासूमियत से दुकान के भीतर चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और मन ही मन बुदबुदाया, क्या कोई इस समय मेरे बारे में बातें कर रहा है? कल मेरा मूड थोड़ा अच्छा था तो मैंने उस लड़की को द किंग्स अवतार का थोड़ा सा हिस्सा सुना दिया था। मैं सोच रहा हूं कि कहीं उस पगली ने मेरी इस कहानी को पूरी तरह सच तो नहीं मान लिया। नारायण सिंघानिया के मुंह से यह पूरी गाथा सुनने के बाद सिंघानिया परिवार का वह विशाल और भव्य दरबार पूरी तरह गहरे सन्नाटे के सागर में डूब गया। वो सन्नाटा इतना खौफनाक और भारी था मानो किसी भयानक तूफान के आने से पहले की बिल्कुल शांत और थमी हुई हवा हो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से आखिर कितनी बातें सच हैं? एक बहुत लंबे सन्नाटे के बाद आखिरकार महाराज नारायण सिंघानिया नालन होंगू ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। वे बुरी तरह अपने दांत भींच रहे थे और अपने भीतर के उस भीषण गुस्से को दबाने की जद्दोजहद कर रहे थे। अगर नारायण ने इतने सालों तक उनके अधीन रहकर पूरी ईमानदारी से काम न किया होता तो महाराज को इस समय साफ तौर पर यही शक होता कि यह इंसान दरबार के बीचों बीच उनके ज्ञान का मजाक उड़ाने की गुस्ताखी कर रहा है। महाराज, शुरुआत में मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। मुझे लगा था कि उस दुकान मालिक ने जो कुछ भी कहा है वह महज एक मनगढ़ंत झूठ है। नारायण के पूरे शरीर पर डर के मारे पसीना आ गया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब महाराज गुस्से में होते थे तो वे आखिर कितने खूंखार बन जाते थे। इस समय महाराज साक्षात गुस्से के ज्वालामुखी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर उसने इस समय जरा सी भी लापरवाही बरती या कोई फालतू बात कही तो कल सुबह उसका शव महल के पिछले हिस्से में खूंखार दरिंदों के सामने पड़ा होगा। इसलिए उसने बिना कोई पल गंवाए महाराज के सामने बड़ी बारीकी से उस अद्भुत एहसास का बखान करना शुरू किया जो उसने खुद ओरिजिन्स इंटरनेट कैफे में डायब्लो 2 खेल को आजमाते समय महसूस किया था। जब उसका यह विवरण पूरी तरह समाप्त हुआ तब तक महाराज नारायण सिंघानिया के लिए अपनी सीट पर शांत बैठे रहना पूरी तरह नामुमकिन हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और गहरे विचारों के सागर में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने बेहद धीमी गति से अपना मुंह खोला। उनकी आवाज अविश्वसनीय रूप से सूखी और भारी लग रही थी, मानो हजारों साल पुराने पेड़ों की सूखी छालें आपस में रगड़ खा रही हैं। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और इस बदलती दुनिया के नए चमत्कारों को समझने के काबिल नहीं रहा? नारायण ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वह रत्ती भर भी समझ नहीं पा रहा था कि महाराज के इस पेचीदा सवाल का आखिर क्या जवाब दिया जाए। नारायण का पूरा विवरण सुनने के बाद महाराज ने कड़े लहजे में आदेश दिया, मेरे लिए वहां से एक कंप्यूटर हासिल करके लाओ। उनकी आवाज में इस समय एक अजीब सा उत्साह और गहरी उत्सुकता साफ महसूस की जा सकती थी जब उन्होंने कहा, मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है और दुनिया का हर एक कोना देखा है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। जाओ, मुझे खुद इस चमत्कारी जादुई वस्तु का साक्षात अनुभव करना है। भले ही उन्होंने अपने जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव और बड़ी से बड़ी शक्तियां देखी थी, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसी किसी अनोखी जादुई कलाकृति के बारे में कभी नहीं सुना था। जो आज्ञा महाराज, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमारे सबसे गुप्त छाया रक्षकों शैडो गार्ड्स को भी अपनी कमान में ले सकते हो। बुजुर्ग महाराज ने धीरे से अपनी बात जोड़ी। नारायण का पूरा शरीर यह सुनते ही भीतर तक कांप उठा। मैं आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं दूंगा महाराज। ठीक इसी समय कमल के सुंदर फूलों से भरे एक विशाल तालाब वाले आलीशान महल के भीतर नक्काशीदार खंभों की कतार के आखिरी छोर पर बने एक बेहद सुंदर मंडप में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सुनहरे रंग का एक चमकीला चोगा पहन रखा था जो उसकी रसीली और रोबीली शख्सियत को और ज्यादा निखार रहा था। वो अपने हाथ में मौजूद शीशे के एक छोटे कीमती प्याले को लगातार अपनी उंगलियों से घुमा रहा था और उसके भीतर मौजूद गहरे पीले रंग की सुरा उस सुनहरी धूप की किरणों को सोखकर तरह तरह के रंग बिखेर रही थी। उसने उस प्याले के भीतर की सुरा की तरफ देखा और पूरी बेपरवाही से कहा, इस बार तुमने मुझे सचमुच बहुत ज्यादा निराश किया है। उस मंडप के बिल्कुल किनारे पर एक दूसरा व्यक्ति काले रंग का चोगा पहने खड़ा था। उसकी ठुड्डी पर एक छोटी सी नुकीली दाढ़ी थी और वह उम्र में लगभग उसी के बराबर लग रहा था। उसकी पीठ उस सुनहरे चोगे वाले व्यक्ति की तरफ थी और उसने मंडप की पत्थर की रेलिंग को अपने दोनों हाथों से इतनी बेरहमी से दबोच रखा था मानो वो मजबूत पत्थर भी जमीन के भीतर धंसने वाला हो। मैंने अपने सबसे बेहतरीन गुप्तचरों को उस दुकान मालिक की पूरी कुंडली खंगालने के काम पर लगा दिया है जिसने कल रात हमारे इस बेहद गुप्त काम के बीच में कदम रखने की गुस्ताखी की थी। कल रात जो कुछ भी घटा वह महज एक अप्रत्याशित हादसा था। सुनहरे चोगे वाले उस व्यक्ति ने एक ही सांस में अपने प्याले की सारी सुरा खाली कर दी और बेहद शांत आवाज में कहा, भाई वीरेंद्र, नालन जी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं यहाँ तुम्हारी ये फालतू दलीलें सुनने बिल्कुल नहीं आया हूँ।
मुझे सिर्फ और सिर्फ अंतिम परिणाम से मतलब है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपने पूज्य पिताजी के सामने आखिर किस मुंह से जवाब दूंगा। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने वीरेंद्र के कंधे को धीरे से थपथपाया और बिना कोई शब्द कहे वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वह मंडप से बाहर गया, वीरेंद्र ने उस मजबूत पत्थर की रेलिंग को इतनी भयानक ताकत से भींचा कि वह मजबूत पत्थर पलक झपकते ही लाखों महीन टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर जा गिरा। फिर वो पीछे मुड़ा और उसका पूरा चेहरा इस समय बर्फ से भी कहीं ज्यादा ठंडा और खूंखार लग रहा था। नारायण सिंघानिया एक बार फिर से अभय की दुकान ओरिजिन्स के भीतर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसका पहनावा और उसके हाव भाव पहले से पूरी तरह जुदा थे। इससे पहले जब वह आया था तो वो दिखने में बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा लग रहा था। हालांकि इस समय उसके भीतर से गजब का आत्मविश्वास और एक ऊंचे ओहदे का दबदबा साफ झलक रहा था। उसका चौकोर चेहरा इस समय अविश्वसनीय रूप से सख्त और दृढ़ दिखाई दे रहा था। उसके ठीक पीछे सेना का एक अधेड़ उम्र का उच्च अधिकारी भी चल रहा था। सेनापति नारायण। वह अधिकारी नारायण के प्रति गहरा आदर दिखाते हुए बेहद दबी आवाज में बोला, हम आखिर इस मामूली जगह पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ एक बहुत जरूरी चीज खरीदने आए हैं, नारायण ने सपाट लहजे में जवाब दिया। एक चीज खरीदने आए हैं? वो अधेड़ उम्र का सैन्य अधिकारी उस संकरी गली के नजारे को देखकर एक सेकंड के लिए पूरी तरह ठिठक गया। इस मामूली सी जगह पर? तभी उसकी नजर दुकान के ऊपर टंगे मुख्य बोर्ड पर पड़ी। ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब? क्या तुम इस जगह के बारे में पहले से कुछ जानते हो? नारायण ने मुड़कर पूछा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उस सैन्य अधिकारी ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे गुप्तचरों ने मुझे ये रिपोर्ट सौंपी थी कि शहर के कुछ बड़े नवाबजादे और रईस लड़के रात के समय सीमा कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी अपने महलों में वापस नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि वे इसी दुकान के भीतर बंद रहते हैं। मैं जानता था कि वे सभी बेहद ऊंचे घराने के लड़के हैं, इसलिए मैंने इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच करना ठीक नहीं समझा था। नल्याण ने सहमति में अपना सिर हिलाया और दुकान के भीतर कदम रखा। अभय ने जैसे ही नारायण को अंदर आते देखा, उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि उसने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है। हालांकि वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने दिमाग पर जोर देकर यह याद नहीं कर पा रहा था कि आखिर कहां। आमतौर पर इस तरह के गजब के हाव भाव और रोबीली शख्सियत वाले लोग जहां कहीं भी जाते थे, वे दूर से ही लोगों की नजरों में आ जाते थे। ये बेहद अजीब बात थी कि अभय के दिमाग से उसका चेहरा पूरी तरह साफ हो चुका था। थोड़ी उलझन महसूस करते हुए वह नारायण और उस अधिकारी के बिल्कुल पास आया और उसने पूछा, क्या आप दोनों यहाँ खेल खेलने के लिए आए हैं? नारायण ने अपना सिर हिलाया। हम यहाँ खेल खेलने नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी डील करने आए हैं। डील करने आए हैं? अभय ने थोड़े नाखुश लहजे में उसके शब्दों को दोहराया और सीधे दीवार पर टंगे अपने छोटे ब्लैकबोर्ड की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। मैं अपनी इस दुकान में सिर्फ और सिर्फ वही व्यापार करता हूं जो इस ब्लैकबोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास किसी दूसरी फालतू बात के लिए रत्ती भर भी समय नहीं है। अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो, लड़के। नारायण के ठीक बगल में खड़े उस अधेड़ उम्र के सैन्य अधिकारी ने बेहद गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर मैं चाहूं तो कल सुबह होने से पहले तुम्हारी इस दुकान पर हमेशा के लिए सरकारी ताला लगवा सकता हूं। नारायण ने चेहरे पर एक बेहद कुटिल मुस्कान लाई और कहा, ये नगर रक्षकों के मुख्य उप सेनापति गजाधर जी गोंग ही हैं। मैं तुम्हारी इस दुकान से सीधे एक कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं। इसमें तुम्हारा रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मेरी यही भलाई की सलाह रहेगी कि तुम शांति से मेरी इस मांग को स्वीकार कर लो। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तुम चाहे जितनी रकम मांग सकते हो। गजाधर भी तिरस्कार के साथ जोर से हंसा। तुम्हें तो खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि सेनापति नारायण तुम्हारी इस मामूली दुकान की एक चीज में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। भला इसी में है कि समय रहते अच्छे और बुरे का फर्क साफ साफ समझ लो। अभय के चेहरे के भाव पलक झपकते ही पूरी तरह सख्त हो गए। क्या तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे धमकी देने की गुस्ताखी कर रहे हो? हम तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। नारायण ने पूरी सहजता के साथ अपने चोगे की आस्तीन को थोड़ा सा पीछे खींचा। फिर उसने अपनी आंखों में गहरे घमंड और असीम ताकत की चमक लाते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा, हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि इस समय मेरी हैसियत, मेरा ओहदा और मेरी असली ताकत तुम्हारी इस औकात से कहीं ज्यादा बड़ी और सर्वशक्तिमान है। इसलिए तुम्हारे पास मेरी इस बात के आगे चुपचाप हार मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। एक बेहद रोमांचक मोड़। अभय के इंटरनेट कैफे में सीधे नगर रक्षकों के उप सेनापति और सिंघानिया परिवार के मुख्य सेनापति कंप्यूटर पर कब्जा करने आ पहुंचे हैं। क्या अभय अपने इस नए टास्क वाले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल इन बड़े ओहदेदारों पर करेगा या दुकान की वह आकाशीय बिजली की सजा एक बार फिर अपना खूंखार रूप दिखाएगी? अध्याय 46। क्या तुमने कभी छाया रक्षकों की बिजली नृत्य सेना देखी है? मुझे हार माननी होगी। अभय ने उसकी तरफ देखा और पूरी शांति से कहा, और अगर मैं ऐसा न करूं तो? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो? गजाधर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया।
नगर रक्षकों की एक पूरी टुकड़ी तुरंत हथियारों के साथ भीतर घुस आई। गजाधर ने नारायण की तरफ देखा। जब नारायण ने धीरे से अपना सिर हिलाकर सहमति दी तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम शांति से इस कंप्यूटर नाम की चीज को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं अभी तुम्हारी इस दुकान को हमेशा के लिए सील कर दूंगा। गजाधर। ठीक तभी पहली कतार के दूसरे कंप्यूटर की सीट से एक युवक खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव अविश्वसनीय रूप से सख्त और घमंडी थे और उसने अपने बालों में चांदी का एक छोटा हेयरपिन लगा रखा था। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो सीधे मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा है? गजाधर गुस्से में पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी अंकित का वह गुस्साया चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। तुम यहाँ आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अंकित ने कड़े लहजे में पूछा। छोटे सरकार अंकित। गजाधर अपनी आंखों के सामने इस नवाबजादे को देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। ये दुकान अविश्वसनीय रूप से एकांत में थी और वह भी शहर के इस बेहद साधारण इलाके में। उसे अपने उच्च अधिकारियों से आदेश मिला था कि वह इस रोबीले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ जाकर एक जरूरी चीज हासिल करे, लेकिन शहर के मुख्य हाकिम का इकलौता बेटा भला इस मामूली जगह पर आखिर क्या कर रहा था? गजाधर का दिमाग कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न हो गया। छोटे सरकार अंकित, आप भला इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या अब मुझे अपने हर एक काम की रिपोर्ट तुम्हें सौंपनी होगी? अंकित जोर से चिल्लाया। चलो दफा हो जाओ यहां से, बाहर जाओ। गजाधर के पूरे शरीर पर पसीना आ गया। उसने एक बार नारायण की तरफ देखा और फिर वापस अंकित की ओर नजर दौड़ाई। एक तरफ उसके अपने परम पूज्य महाराज के इकलौते सुपुत्र खड़े थे और दूसरी तरफ वो साम्राज्य की सबसे खूंखार शक्ति थी जिससे सीधे लोहा लेने की हिम्मत उसके अपने बड़े अधिकारियों में भी नहीं थी। वह भला ऐसे में आखिर क्या करता? उप सेनापति गजाधर, नारायण ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, चूंकि छोटे सरकार अंकित खुद तुम्हें यहां से जाने के लिए कह रहे हैं तो तुम्हें निश्चित रूप से तुरंत बाहर चले जाना चाहिए। अंकित ने हालांकि पूरी सतर्कता के साथ नारायण की तरफ घूर कर देखा और बेहद दबी आवाज में पूछा, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी बिना सरकारी अनुमति के सीधे नगर रक्षकों को अपनी कमान में लेने की गुस्ताखी कैसे हुई? नगर रक्षक जीवाजीपुर शहर की सुरक्षा का सबसे मुख्य हिस्सा थे। किसी भी साधारण इंसान के पास उन्हें इस तरह अपनी मनमर्जी से संचालित करने का कोई अधिकार नहीं होता था। नारायण जोर से हंसा और उसने अपने दाएं हाथ से चमड़े का वो मजबूत दस्ताना धीरे से उतार दिया। छोटे सरकार अंकित, आपके लिए ये जानना रत्ती भर भी जरूरी नहीं है कि मैं आखिर कौन हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये दुकान जैसी बाहर से दिखाई देती है, इसके भीतर के राज उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। नारायण धीरे से बुदबुदाया। उसका अपने हाथ से दस्ताना उतारने का यह तरीका साफ तौर पर उसकी फौज के लिए एक गुप्त कोड था। पलक झपकते ही नगर रक्षक बड़ी तेजी से पीछे हट गए और अभय की दुकान के मजबूत दरवाजे अचानक अपने आप पूरी तरह खुल गए। बाहर से एक बेहद ठंडी तूफानी हवा इंटरनेट कैफे के भीतर दाखिल हुई और वहां का पूरा माहौल पलक झपकते ही अविश्वसनीय रूप से भारी और खौफनाक हो गया। वहां का तापमान बहुत तेजी से नीचे गिर चुका था। काली परछाइयों के रूप में कई साए एक के बाद एक दुकान के भीतर आ घुसे और पूरे इंटरनेट कैफे में मौत का एक खौफनाक और ठंडा सन्नाटा पसर गया। दुकान के भीतर खेल रहे सभी ग्राहकों ने तुरंत खेल से बाहर कदम रखा और बड़े कौतुक के साथ उधर देखने लगे, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। तभी उन्होंने देखा कि काले रंग के मजबूत कवच पहने योद्धाओं की दो लंबी कतारें दुकान के मुख्य दरवाजे के पास पूरी ढाल बनकर खड़ी हो चुकी थी। वे सभी अपने चेहरों पर भूतों जैसे खौफनाक मुखौटे पहने हुए थे और उनके हाथों में विशाल जादुई धनुष क्रॉसबोज साफ दिखाई दे रहे थे। पहली कतार के योद्धा जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे, जबकि दूसरी कतार के योद्धा उनके ठीक पीछे सीधे खड़े थे। उनके उन जादुई धनुषों से एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और असीम ऊर्जा बाहर निकल रही थी और उनकी उन त्रिकोणीय नुकीली तीरों की धार किसी को भी पलक झपकते ही मौत की नींद सुलाने के लिए काफी थी। उन योद्धाओं ने अपने निशाने सीधे दुकान के भीतर की तरफ साध रखे थे। अंकित को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो पीठ से होते हुए खौफ की एक बेहद ठंडी लहर सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई हो। ये तो अंकित को अचानक इतिहास के पन्नों में दर्ज उन विशाल जादुई धनुषों के विवरण की याद आई और उसके मुंह से चीख निकली, देव ताड़न धनुष, इमॉर्टल स्लेइंग क्रॉसबोस, ये साम्राज्य की स्थापना के महाविनाशकारी युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे पौराणिक और खूंखार हथियार थे। यह इस दुनिया में वजूद रखने वाले सबसे भयानक युद्ध हथियारों में से एक माना जाता था। साफ तौर पर इन धनुषों की प्रत्यंचा को हजारों साल पुरानी जादुई तान से तैयार किया जाता था और इनके तीरों की नुकीली धार को खूंखार राक्षसी दरिंदों के मजबूत दांतों से बनाया जाता था। इन हथियारों की असली डिजाइन को स्वयं पूरे साम्राज्य के सबसे महान उस्ताद ने तैयार किया था। बड़े बड़े साधुओं द्वारा खुद की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जादुई सुरक्षा कवच भी इन खूंखार तीरों के सामने महज एक मामूली कागज के टुकड़े जितने कमजोर साबित होते थे। जब संस्थापक सम्राट दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, तब एक समय वे लगभग 10,000 साधुओं की विशाल फौज के बीच बुरी तरह घिर चुके थे।
उस समय उनके सबसे खास अंगरक्षकों ने इन्हीं खूंखार हथियारों के दम पर दुश्मनों पर एक ऐसा अप्रत्याशित और भीषण हमला किया था जिसने पलक झपकते ही आधे से ज्यादा शक्तिशाली साधुओं को मौत के घाट उतार दिया था और वे उस चक्रव्यूह को तोड़कर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। वह ऐतिहासिक युद्ध इतिहास का सबसे अचूक उदाहरण माना जाता था जहां कमजोर शक्तियों ने अपने से कहीं ज्यादा बलशाली सेना को पूरी तरह धूल चटा दी थी। इतने सारे देवताड़न धनुष एक साथ इस मामूली जगह पर कैसे प्रकट हो सकते हैं? अंकित का दिमाग ये सोचकर पूरी तरह सन्न रह गया। भले ही वो जानता था कि समय के साथ इन प्राचीन हथियारों की असली ताकत पहले जितनी विनाशकारी नहीं बची होगी, फिर भी उनके निशाने पर सीधे खड़े होना साक्षात मौत के मुहाने पर खड़े होने जैसा था। भले ही अंकित और उसके साथी साधु थे, फिर भी गहरी दहशत उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। इस पूरे क्षेत्र में, यहां तक कि बड़े बड़े हाकिमों के पास भी ऐसे पौराणिक हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं था। पूरे साम्राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सर्वोच्च शक्ति थी जिसकी सेना इन खूंखार धनुषों से पूरी तरह लैस थी। तुम आखिरकार उसी परिवार से हो? अब जाकर अंकित को पूरा माजरा समझ आया कि यह आदमी आखिर किस रईस घराने से ताल्लुक रखता था। अगर उसकी याददाश्त बिल्कुल सही थी तो इन खास रक्षकों का मुख्य सेनापति सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया परिवार से ही हो सकता था। मेरा नाम नारायण सिंघानिया है, नारायण ने पूरी बेपरवाही से सपाट लहजे में जवाब दिया। अंकित का पूरा शरीर यह नाम सुनते ही अपनी जगह पर जम गया और उसे अंदर ही अंदर इस बात का बेहद अफसोस होने लगा कि उसने गजाधर को इतनी बुरी तरह डांटकर बाहर क्यों निकाला। आखिरकार इस छोटी सी मामूली दुकान के मालिक ने सिंघानिया परिवार जैसे महापराक्रमी घराने से सीधे दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत कैसे की होगी? साम्राज्य की स्थापना के युद्ध के समय नारायण खुद पहले से ही 8वें मुकाम का एक पराक्रमी योद्धा था और सम्राट के सबसे खास रक्षकों का नेतृत्व करता था। तो भला इस समय उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना भी किसी के बस की बात थी? अगर वो खुद यहाँ कदम रख चुका है तो ये पूरी तरह साफ है कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सा महाबली छिपा बैठा है, अंकित ने मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि अंकित के पूज्य पिताजी को भी नारायण सिंघानिया जैसे महान योद्धाओं के सामने बेहद अदब से पीछे हटना पड़ता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उपसेनापति गजाधर इस आदमी के सामने इतनी रत्ती भर भी ढील नहीं बरत रहा था और लगातार उसकी चापलूसी करने में लगा हुआ था। तो अब क्या हम शांति से तुम्हारे इस कंप्यूटर नाम के जादुई हथियार को खरीदने की डील पर आगे बात कर सकते हैं? नारायण ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए पूछा। सिंघानिया परिवार के लोग बाहर दुनिया के रईस घरानों के सामने बहुत कम ही प्रकट होते थे, लेकिन पूरे साम्राज्य में उनका गहरा खौफ और दबदबा आज भी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। अभय ने अंकित के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर वापस अपनी सीट की तरफ इस तरह मुड़ गया मानो उसके आसपास कुछ हुआ ही ना हो। उसने बेहद शांत आवाज में पूछा, क्या तुम अपनी इन कबाड़ की मशीनों को यहाँ से तुरंत बाहर ले जाओगे? तुम्हारे इन खिलौनों की वजह से मेरे ग्राहक फालतू में डर रहे हैं। अरे! नारायण अपनी जगह पर पूरी तरह ठिठक गया और अभय ने पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात जारी रखी, वरना मैं यही मानकर चलूंगा कि तुम यहाँ मेरी दुकान में हंगामा खड़ा करने की गुस्ताखी कर रहे हो। अंकित। ओमकार सिंघल। भव्य। दुकान के भीतर मौजूद हर एक ग्राहक फटी आंखों से अभय की तरफ देखने लगा। उनके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। आखिरकार नारायण सिंघानिया कोई शिखर जैसा मामूली या निचले स्तर का साधु नहीं था। वो इतिहास का एक ऐसा जीती जागती मिसाल था जिसने सदियों पहले साम्राज्य की स्थापना के महासंग्राम में सीधे हिस्सा लिया था। क्या अभय ने अभी साक्षात उसके सामने खड़े होकर उसके इन पौराणिक हथियारों को कबाड़ की मशीनें कहने की हिमाकत की थी? क्या इसका दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर है या ये पूरी तरह पागल हो चुका है? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इस दुकान के पीछे कोई बेहद शक्तिशाली साधु खड़ा है। नारायण ने अपना सिर हिलाया। हर कोई योगेश जैसे बलशाली साधु को इतनी आसानी से धूल चटाने की औकात नहीं रखता, लेकिन उसने सीधे उन छाया रक्षकों की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया और कहा, क्या तुम जानते हो कि बड़े बड़े साधु भी सिंघानिया परिवार के इन छाया रक्षकों को आखिर किस खूंखार नाम से पुकारते हैं? साधुओं का काल। उसने खुद ही बेहद ठंडे लहजे में अपने इस सवाल का जवाब दिया। कोई यहाँ हंगामा खड़ा कर रहा है। अभय पीछे मुड़ा और उसने अपनी आराम कुर्सी को थोड़ा सा पीछे खींचा। वो वापस कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना खेल खेलने की तैयारी कर रहा था। नारायण अभय के इन हाव भावों और उसकी इस बेपरवाही को देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ गया। तभी दुकान के लाउडस्पीकरों से एक बिना हाव भाव वाली इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। दुकान के भीतर कई हंगामा करने वालों की पहचान हो चुकी है। महाविनाशकारी आकाशीय बिजली की सजा एक्टिवेट की जाती है। ठीक अगले ही पल बादलों की एक ऐसी खूंखार कड़कड़ाहट गूंजी जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप उठी। कड़कड़ाहट। दुकान के ठीक सामने एक अविश्वसनीय रूप से तेज और चमकीली सफेद रोशनी कौंधी। फिर दुकान के भीतर मौजूद हर एक ग्राहक ने अपनी आंखों के सामने एक बेहद विस्मयकारी और अनोखा कौतुक देखा। वे सभी पराक्रमी छाया रक्षक हवा में बिजली के जोरदार झटकों के कारण पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारते हुए इस तरह उछल कूद करने लगे मानो कोई खूंखार बिजली नृत्य सेना, ब्रेक डांस क्रू
मंच पर अपना प्रदर्शन कर रही हो। नारायण सिंघानिया के चेहरे के भाव इस समय देखने लायक थे। उसका पूरा घमंड पलक झपकते ही मिट्टी में मिल चुका था। कहानी का ये बेहद रोमांचक भाग पूरा हुआ। अब नारायण सिंघानिया का आखिर क्या हश्र होने वाला है? क्या वो अभय की दुकान की इस खूंखार ताकत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगा? दुकान के भीतर मौजूद सभी ग्राहकों ने अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसे अपनी आंखों से देखा और वे एक बार फिर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने भी कभी अभय की दुकान में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी या ऐसा करने की सोच रहे थे, वे सभी सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गए। नारायण सिंघानिया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस तरह बदहवास हालत में अभय की दुकान से बाहर निकला। नमिता अपने मखमली बिस्तर पर बैठी हुई थी और लाजो द्वारा लाई गई इस ताजा रिपोर्ट को बहुत ध्यान से सुन रही थी। जो कुछ उसने सुना उसने उसके होश पूरी तरह उड़ा दिए थे। क्या मैं सचमुच इस दुकान को अपने कब्जे में लेने की बचकानी साजिश रच रही थी? वो मन ही मन बेहद खुश थी कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा एक बहुत मजबूत योजना बनाती थी। वो परिणाम हासिल करने के लिए कभी बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाती थी, वरना आज उसका हश्र भी बिल्कुल शिखर, योगेश और नारायण जैसा ही हुआ होता। उसने पूरी शांति से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी लंबी पलकें थोड़ी सी कांपी। अपनी सेना को आदेश दो कि वे उस दुकान के बारे में आगे कोई भी जांच पड़ताल करना तुरंत बंद कर दें, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। रेजिडेंट ईवल 1 को पूरी तरह पार करने के बाद सुखविंदर और कृतिका जैसे खिलाड़ियों ने अब उस नए खेल डायब्लो 2 को आजमाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में जब लोगों ने इसे खेलना शुरू किया तो उन सभी के दिमाग में महज एक ही विचार था, ये खेल अविश्वसनीय रूप से मजेदार, बिल्कुल नया और अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए बहुत ही लाजवाब था। हालांकि जैसे जैसे खिलाड़ी धीरे धीरे नैपन से बाहर निकलकर मजे हुए खिलाड़ी बनने लगे, वे अपनी अपनी पसंद और रुचियों के हिसाब से इस खेल के अलग अलग पहलुओं की तरफ आकर्षित होने लगे। अंकित और उसके दोस्त खेल के भीतर अतिरिक्त कौशल अंक, स्किल पॉइंट्स हासिल करने के पागलपन में डूबे हुए थे। हरीश तरह तरह के हथियारों और गियर्स की बारीकियां खंगालने में लगा हुआ था, जबकि कृतिका और शालिनी जैसी युवा लड़कियों को डायब्लो 2 की मुख्य कहानी की गहराइयों में उतरना और उस घने अंधकार के बीच उम्मीद की एक किरण खोजना बेहद पसंद आ रहा था। इस दुनिया के बाजारों में मिलने वाले उन तमाम उपन्यासों को पढ़ने के बाद, जो हमेशा नायकों का बखान करते थे और जिनका अंत हमेशा बेहद सुखद होता था, इस खेल की यह अंधकार से भरी कहानी लोगों के दिलों को ज्यादा गहराई से छू रही थी और अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प लग रही थी। अगर कोई खेल की इस कहानी पर बहुत बारीकी से ध्यान देता तो वो साफ समझ जाता कि इसके बिल्कुल शुरुआती दृश्य से ही खिलाड़ी उन पुराने महान नायकों के बारे में न सिर्फ सुनता है बल्कि उनके साथ जुड़ता भी है। हालांकि उन सभी महान नायकों का अंजाम बेहद दर्दनाक और खौफनाक हुआ था। उनकी किस्मत इतनी बेरहम थी कि कोई भी खिलाड़ी अंदर से सोचने पर मजबूर हो जाता कि क्या इस पूरी दुनिया में सचमुच जरा सी भी उम्मीद बाकी बची है या नहीं। वे दोनों लड़कियां, कृतिका और शालिनी, खेल के भीतर मिलने वाले इन महत्वपूर्ण संवादों और सुरागों को अपनी चांदी की छोटी कॉपियों में बड़े सलीके से नोट करती रहती थी। जब उनके खेलने की दैनिक समय सीमा समाप्त हो जाती तो वे अक्सर खेलने वाले इलाके के दाईं तरफ बने आराम करने वाले हिस्से में जाकर बैठ जाती थी और अपनी उन कॉपियों के पन्ने पलटकर खेल के भीतर मिले सुरागों और कड़ियों को आपस में जोड़ने की जद्दोजहद करती थी। उनके लिए ये सब बिल्कुल वैसा ही था मानो वे किसी ऐसे खजाने को निहार रही हों जिसे उन्होंने बहुत कठिन तपस्या के बाद हासिल किया हो। कृतिका, जरा यहाँ देखो, यह उस खूंखार रानी की दास्तान है जिससे आज हमारा मुकाबला हुआ था। शालिनी ने आज ही डायब्लो खेलना शुरू किया था, इसलिए इस कहानी में उसकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। यहाँ साफ लिखा है कि वह खूंखार रानी कभी एक महान नायिका हुआ करती थी जिसने इस दानव को धूल चटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ओह, और यह जानकारी मुझे सुखविंदर की तरफ से मिली है जो उस तबाह हो चुके शहर और उस बूढ़े ज्ञानी के बारे में है। ओह, और मैंने शरणार्थी शिविर में हर तरफ उस रहस्यमय अंधकार के राही के बारे में भी बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। उसने बेहद उत्साह के साथ अपनी बात जारी रखी। अगर हम इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ने में कामयाब रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि यह एक अविश्वसनीय रूप से अद्भुत कहानी बनकर सामने आएगी। कृतिका ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अभी इस कहानी के बहुत कम हिस्से के बारे में पता है। ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ इसके शुरुआती भाग को ही आपस में जोड़ पा रहे हैं। अगर हमारी प्रोग्रेस भी बिल्कुल दुकान के मालिक जितनी तेज होती तो शायद हम इस पर एक पूरा महाउपन्यास लिख डालते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शालिनी ने थोड़े उदास चेहरे के साथ अपनी कॉपी बंद कर दी। लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। क्यों न हम सीधे मालिक से ही इस खेल की आगे की पूरी कहानी के बारे में पूछ लें? यह विचार तो सचमुच बहुत लाजवाब है, कृतिका ने कहा। लेकिन वह बेपरवाह मालिक तो पूरा दिन सिर्फ खेल खेलने और क्रिस्टल कमाने में ही व्यस्त रहता है। उसे दुनिया की किसी दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं होता। मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि वह हमारी कोई मदद करेगा। चलो पहले चलकर एक बार कोशिश तो करते हैं। आप दोनों इस खेल की पूरी कहानी जानना चाहती हैं ताकि उन तमाम सुरागों को जोड़कर एक मुकम्मल उपन्यास तैयार कर सके?
जब कृतिका और शालिनी ने अभय के पास आकर अपनी पूरी योजना साफ साफ समझाई तो उसने हल्के अचरज के साथ उनकी तरफ देखा और मन ही मन हंसते हुए सोचा, ये दोनों तो सचमुच इस खेल की कहानी की बहुत बड़ी दीवानी निकली। क्या आप इसका कोई आधिकारिक उपन्यास, ऑफिशियल नॉवल लिखना चाहती हैं? अभय को अचानक इस बात का एहसास हुआ। खेल की पूरी कहानी को हूबहू कागज पर उतार देना आखिर खेल के आधिकारिक उपन्यास लिखने जैसा ही तो था, है ना? आधिकारिक उपन्यास? उलझन में पड़कर उन दोनों लड़कियों ने अभय की तरफ देखा और पूछा, यह आधिकारिक उपन्यास आखिर क्या होता है? क्या ये बाजारों में मिलने वाले हमारे सामान्य उपन्यासों से अलग होता है? एक आधिकारिक उपन्यास वह होता है जो सीधे खेल की असली कहानी बयां करता है और इसे या तो खुद खेल को बनाने वाला लिखता है या फिर कोई दूसरा लेखक जिसे इसके असली अधिकार, कॉपीराइट सौंपे जाते हैं। जब अभय ने उन्हें बड़े सलीके से समझाया कि यह आधिकारिक उपन्यास आखिर क्या भला है, तो उनके चेहरे पलक झपकते ही खुशी से खिल उठे। क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने विस्मय से भरकर अभय की तरफ देखा। वे तो शुरुआत में सिर्फ इसलिए इन कड़ियों को जोड़ना चाहती थी ताकि वे खुद इस अद्भुत कहानी को पढ़ सकें। लेकिन अभय के इन शब्दों ने उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया था। उन्हें एहसास हो चुका था कि वे इस नायाब कहानी को लिखकर पूरी दुनिया के सामने बेच भी सकती थी। कृतिका पहले अपने खाली समय में सिर्फ उपन्यास पढ़ना पसंद करती थी। उसका सबसे पसंदीदा उपन्यास आर्यपुत्र था। हालांकि आर्यपुत्र और बाजार में मिलने वाले बाकी के तमाम प्रसिद्ध उपन्यास लगभग एक जैसे ही थे। उन सभी में एक जैसी दुनिया दिखाई जाती थी, एक जैसी पृष्ठभूमि होती थी और योद्धाओं की पैंतरेबाजी भी बिल्कुल हूबहू होती थी। उनमें किसी भी तरह का कोई नयापन नहीं था। उन सभी कहानियों का ताना बाना बिल्कुल एक ही लीक पर चलता था, जहां मुख्य किरदार धीरे धीरे बड़ा होता है और अंत में एक महानायक बनकर उभरता है। सच तो यह था कि आर्यपुत्र का महज पहला अध्याय पढ़ने के बाद ही कृतिका उसकी पूरी कहानी के अंत का अंदाजा साफ साफ लगा सकती थी। अगर वो उपन्यास कुछ पहलुओं में थोड़ा सा दिलचस्प न होता और अगर इस दुनिया में मनोरंजन के कुछ दूसरे बेहतरीन साधन मौजूद होते तो उसने बहुत पहले ही उस किताब को पढ़ना छोड़ दिया होता। डायब्लो 2 की यह दास्तान हालांकि एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। इस दुनिया की पूरी बनावट ही तलवार और जादू के अद्भुत संगम पर आधारित थी और इसके भीतर दिखाई जाने वाली जादुई देवियों और भयानक दानवों की यह अवधारणा इस दुनिया की प्राचीन पौराणिक कथाओं से पूरी तरह जुदा थी। ऊपर से इस खेल का वो अंधकार से भरा माहौल हर एक खिलाड़ी को अंत तक इस सोच में डूबा रखता था कि आखिर इस दुनिया का अंतिम हश्र क्या होने वाला है। अगर ऐसी लाजवाब कहानी को एक मुकम्मल उपन्यास के रूप में लिख दिया जाए, इसे खरीदने और पढ़ने वाली सबसे पहली इंसान मैं खुद बनूंगी। कृतिका अपने भीतर के इस जबरदस्त उत्साह को दबा नहीं पाई और असीम उत्सुकता के साथ चिल्लाई। एक बेहद रईस और ऊंचे घराने की बेटी होने के नाते उसे पैसों की रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात से मतलब था कि वो उपन्यास पढ़ने में आखिर कितना लाजवाब है। उसने अभी अभय और शालिनी के साथ मिलकर इस विचार पर चर्चा करना शुरू ही किया था, लेकिन वो मन ही मन उस आधिकारिक उपन्यास को पढ़ने के लिए इस समय बेहद उतावली हो रही थी। इसलिए वे दोनों बड़ी उत्सुकता के साथ अभय के मुंह की तरफ देखने लगी। अभय का पूरा मानना था कि एक आधिकारिक उपन्यास लिखवा देना उसके इस इंटरनेट कैफे के प्रचार का एक अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा और सुनहरा मौका साबित हो सकता था। आखिरकार सिस्टम ने पहले ही साफ कह रखा था कि एक दुकान के मालिक के लिए खुद बाहर जाकर ग्राहकों को बुलाना उसके ओहदे के खिलाफ है। इस खेल का एक मुकम्मल आधिकारिक उपन्यास तैयार करवा देना पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर खेल खेलने से कहीं ज्यादा बेहतर जरिया साबित होता, भले ही वे उस उपन्यास को सिर्फ जीवाजीपुर शहर के भीतर ही क्यों न बेचते। भाई साहब, इस बारे में आपका आखिर क्या विचार है? शालिनी, जो इस कहानी की बहुत बड़ी दीवानी थी, इस काम में अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। अभय गहरे विचारों के सागर में डूब गया। सचमुच एक आधिकारिक उपन्यास लिखवाने की बात एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अगर आपके पास अभी इसे लेकर कोई दूसरी योजना नहीं है, शालिनी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, तो क्या आप इस बेहद जरूरी काम की जिम्मेदारी पूरी तरह मुझे सौंप सकते हैं? आप दोनों? अभय ने थोड़े संशय और चिंता भरे हाव भाव के साथ कृतिका और शालिनी की तरफ देखा। ये सच था कि ये लड़कियां दिखने में बेहद सुंदर और शालीन थी, लेकिन एक मुकम्मल उपन्यास लिखने के लिए गजब के लेखन कौशल की जरूरत होती थी। शालिनी हमारे पूरे घराने की सबसे गुणी और प्रतिभाशाली लड़की है, कृतिका ने थोड़े नाखुश लहजे में कहा, मानो वो अभय के मन में चल रही इस चिंता को पलक झपकते ही पूरी तरह ताड़ गई हो। अच्छा, ऐसी बात है, अभय ने अभी भी थोड़े संशय भरे हाव भाव के साथ कहा। अगर उपन्यास लिखने वाले को खेल की बहुत गहरी और बारीक समझ होगी तो कागज पर उतरने वाली वो कहानी पाठकों के दिलों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ेगी। क्यों न तुम पहले एक छोटी सी कोशिश करके देखो? अगर मुझे तुम्हारा लेखन कौशल पसंद आया तो तुम बेझिझक इस काम में आगे बढ़ सकती हो। तुम लोग यहाँ आखिर क्या बातें कर रहे हो?
सुखविंदर और उसके दोस्त उन्हें इस तरह गंभीर चर्चा में डूबा देखकर उनके बिल्कुल पास चले आए। चिंता मत करो। कृतिका अपनी कंप्यूटर कुर्सी पर थोड़ा पीछे की तरफ झुकी और उसने परम संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब यहाँ डायब्लो 2 का एक आधिकारिक उपन्यास लिखवाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या? डायब्लो 2 पर आधारित उपन्यास? सुखविंदर के मुंह से अचरज भरी चीख निकली। रेजिडेंट ईवल 1 की तुलना में डायब्लो 2 की कहानी का ताना बाना कहीं ज्यादा विशाल और फैला हुआ था। इसके अलावा चूंकि यह खेल खिलाड़ियों को अपनी मनमर्जी से दुनिया खंगालने की पूरी आजादी देता था, इसलिए लोगों का ध्यान इसकी मुख्य कहानी पर बहुत कम जाता था। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि डायब्लो 2 की कहानी दिलचस्प नहीं थी। हकीकत तो यह थी कि इस खेल के भीतर रोमांच से भरे इतने सारे पहलू थे कि खिलाड़ी उनमें ही खो जाते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना कि इस खेल पर एक मुकम्मल उपन्यास लिखा जाने वाला है, उनकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। यह आखिर कब तक तैयार हो जाएगा? भाई अंकित, भव्य और बाकी लोग इस समय खेल के भीतर के कौशलों, स्किल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वो पीछे मुड़ा और उसने अभय की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। मालिक का कहना है कि वे बहुत जल्द डायब्लो 2 पर एक आधिकारिक उपन्यास लिखवाने वाले हैं। इस डायब्लो 2 की असली कहानी आखिर है क्या? अंकित अपनी जगह पर ठिठक गया। मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ नायाब हथियारों और जादुई मंत्रों पर ही टिका रहता था। मैंने इसकी कहानी पर कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। वही जादुई देवियों और भयानक दानवों की दास्तान। मेरा खुद का पूरा ध्यान सिर्फ मुकाबलों पर रहता है और मैंने भी कभी ध्यान से नहीं सुना कि खेल के भीतर आखिर क्या बातें हो रही हैं। हालांकि ये बेहद दिलचस्प है। इसकी कहानी का यह अनोखापन बाजारों में मिलने वाले हमारे इन आम उपन्यासों से कहीं ज्यादा लाजवाब है। ओमकार सिंघल ने भी अपनी बात जोड़ी। जब यह उपन्यास बाजार में आएगा तो क्या हमें इसकी एक प्रति जरूर खरीदनी चाहिए? चलो सीधे मालिक से ही चलकर पूछते हैं कि यह उपन्यास आखिर कब तक छपकर बाहर आ जाएगा। भव्य ने उत्सुकता से कहा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह खूंखार रानी कभी एक महान नायिका हुआ करती थी और उस आलीशान शहर को दानवों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन ये सब आखिरकार हुआ कैसे, इसके बारे में मुझे जरा सी भी भनक नहीं है। अगर ऐसी बात है। उन्होंने चुपके से एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगे, क्या हम सचमुच इस तरह की लाजवाब दास्तान को कागज पर साक्षात पढ़ पाएंगे? मेरा सचमुच इसे पढ़ने का बहुत मन हो रहा है। इससे पहले बाजारों में मिलने वाले उपन्यास उनके लिए पढ़ने लायक बिल्कुल नहीं होते थे, क्योंकि वे सभी महज एक जैसी कोरी कल्पनाओं से भरे पड़े थे। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वे किसी उपन्यास को पढ़ने के लिए अंदर से बेहद उतावले हो रहे थे। सिंघानिया परिवार के मुख्य भव्य दरबार में बुजुर्ग महाराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या तुम मेरे लिए वहां से वह कंप्यूटर नाम की जादुई वस्तु लेकर आ गए? मैं पूरी तरह नाकाम रहा, महाराज। नारायण सिंघानिया ने अत्यंत शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। महाराज की आंखों से पलक झपकते ही एक बेहद खतरनाक और तीखी रोशनी निकली और उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कड़े लहजे में पूछा, यह आखिर कैसे मुमकिन हुआ? मैंने तुम्हें अपने साथ सबसे खास छाया रक्षकों की सेना ले जाने का स्पष्ट आदेश दिया था। इस बात का जिक्र आते ही नारायण के दिमाग में इंटरनेट कैफे के बाहर उन छाया रक्षकों के पागलों की तरह हवा में उछल कूद करने का वो खौफनाक दृश्य दोबारा ताजा हो गया। उसने रोनी सूरत बनाते हुए जवाब दिया, वो दुकान का मालिक अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, महाराज। मुझे भनक तक नहीं लगी कि उसने आखिर कब वार किया, लेकिन पलक झपकते ही हमारे सारे छाया रक्षक पूरी तरह ढेर हो गए। वे सभी उसकी आकाशीय बिजली की तकनीक के महज एक झटके से सीधे जमीन पर जा गिरे। आकाशीय बिजली की तकनीक? महाराज ने चेहरे पर एक बेहद गंभीर और सख्त भाव लाते हुए दोहराया। साधुओं की आकाशीय बिजली की तकनीक सीधे धरती और आसमान की असीम ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करती है, लेकिन ऐसा कोई भी भीषण वार होने से पहले हवा में उसके बहुत साफ संकेत दिखाई देते हैं। तो भला हमारे वे जाबांज छाया रक्षक उस हमले को चकमा देने में पूरी तरह नाकाम कैसे रहे? सामने वाले दुश्मन ने, नारायण ने बुरी तरह अपने दांत भींचते हुए कहा, हमला करने से पहले हवा में जरा सा भी हाव भाव या कोई संकेत बिल्कुल जाहिर नहीं किया था। कोई संकेत नहीं? महाराज ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फिराया और दबी आवाज में बुदबुदाए, तो तुम्हारे कहने का सीधा मतलब यह है कि उस साधु ने महज अपनी आंतरिक जादुई शक्ति के बल पर हवा में साक्षात बिजली को जन्म दिया और पलक झपकते ही हमारे छाया रक्षकों को धूल चटा दी? ऐसा पराक्रमी साधु निश्चित रूप से महासागर मुकाम, डिवाइन ओशन रेल्म के सर्वोच्च स्तर पर आसीन होगा। फिर उन्होंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और शांत आवाज में कहा, ऐसे सर्वशक्तिमान साधु को अपने बल पर हरा देना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं थी। इसमें तुम्हारी रत्ती भर भी कोई भूल नहीं है। मुझे बेहद खेद है, महाराज। लेकिन पूरे जीवाजीपुर शहर में इस बात की जरा सी भी अफवाह क्यों नहीं फैली कि यहाँ महासागर मुकाम का कोई इतना बड़ा साधु पधार चुका है? इस पूरे क्षेत्र में किसी भी बड़े घराने ने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना। महाराज ने पूछा,
क्या इस महान पुरुष को दुनिया के धन दौलत या मान सम्मान की रत्ती भर भी कोई परवाह नहीं है? भले ही सिंघानिया परिवार का दबदबा अब पहले जितना विशाल नहीं रह गया था, फिर भी वे बिना किसी बड़े युद्ध के ऐसी किसी छोटी सी दुकान से आसानी से निपटने की पूरी औकात रखते थे। आखिरकार इस दुनिया में धन दौलत और नाम की चाह तो हर एक इंसान को होती है ना? नारायण ने नालामी में अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आमतौर पर देखा जाए तो जो भी इंसान कोई दुकान खोलकर बैठता है उसे निश्चित रूप से पैसों की चाह होती है, लेकिन उस दुकान का मालिक अपने नियमों का इतना पक्का है कि वह किसी के लिए भी उन्हें रत्ती भर भी नहीं बदलता। जो भी ग्राहक वहां नियमों को तोड़ने की गुस्ताखी करता है उसका उस दुकान में दोबारा कभी स्वागत नहीं किया जाता। यही वजह थी कि हमारे बीच बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अच्छा, ऐसी बात है। महाराज बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कुछ बेहद शक्तिशाली और महान लोगों के मिजाज थोड़े अजीब और कड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अतीत में उन्हें खुद पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े उस्ताद को अपने देश के लिए वह देव ताड़न धनुष बनाने के लिए मनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। अगर उस छोटी सी दुकान का मालिक सचमुच कोई महापराक्रमी पुरुष था तो महाराज के लिए उसके इन कड़े नियमों की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाली कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने सीधे पूछा, क्या उस छोटी सी दुकान के वे कंप्यूटर सचमुच उतने ही चमत्कारी हैं जितना तुम बखान कर रहे हो? मैंने अपनी बातों में रत्ती भर भी कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कही है, महाराज। नारायण ने पूरी ईमानदारी से कहा, अगर हकीकत यही है तो मैं खुद अपनी आंखों से इस माजरे को देखने के लिए वहां जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सा महाबली छिपा बैठा है। महाराज पिछले काफी समय से इस भव्य महल के भीतर बिल्कुल एकांत जिंदगी जी रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब दुनिया की किसी भी चीज में उनकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं बची थी। हालांकि अगर वे कंप्यूटर सचमुच इतने अद्भुत और अनोखे थे तो खुद वहां जाकर उनका अनुभव करने में कोई बुराई नहीं थी। बेशक अगर वे वस्तुएं वैसी चमत्कारी नहीं निकली तो वे उस दुकान मालिक को उसकी इस गुस्ताखी की ऐसी भयानक सजा देंगे जिसे वह अपनी अगली कई जिंदगियों तक भूल नहीं पाएगा। नारायण ने पूरी तरह हैरान होकर ऊपर देखा। महाराज, आप खुद अपनी सवारी लेकर वहां जाने वाले हैं? बुजुर्ग महाराज अपनी आलीशान सीट से खड़े हो गए। वे उम्र के इस पड़ाव पर थोड़े से झुके हुए लग रहे थे और उनके सिर के बाल और लंबी दाढ़ी पूरी तरह बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। मैं बाहर दुनिया के उन साजिशी लोगों को यह भी साफ साफ दिखा दूंगा कि नारायण सिंघानिया अभी पूरी तरह बूढ़ा होकर मरने की कगार पर नहीं पहुंचा है, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों से इस समय एक ऐसी बर्फ जैसी ठंडी और जानलेवा रोशनी चमकी कि नारायण के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। महाराज ने अपना मुंह खोला और आवाज दी, आचार्य। आज्ञा महाराज। दरबार के पिछले हिस्से के अंधकार से एक दूसरे सफेद बालों वाले बुजुर्ग बाहर निकल आए। वे दिखने में काफी लंबे, चौड़े और अविश्वसनीय रूप से बलशाली महसूस हो रहे थे और उन्होंने सुनहरे किनारों वाला एक बेहद साफ सफेद चोगा पहन रखा था। हमारी रथ सवारी तैयार करवाओ। अभी करवाता हूं, महाराज। महाराज, क्या आप सचमुच बाहर जा रहे हैं? नारायण का पूरा शरीर अंदर से कांप उठा। आखिरकार सिंघानिया परिवार के ये सर्वोच्च महाराज पिछले 10 सालों से इस भव्य महल के एकांत कमरों से बाहर कदम रखने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं हुए थे। क्या वे सचमुच महज एक छोटी सी मामूली दुकान को देखने के लिए खुद बाहर अपनी सवारी लेकर निकलने वाले थे? जब तक नारायण इस गहरे अचरज में डूबा हुआ वहां खड़ा था, वे दोनों बुजुर्ग पहले ही मुख्य भव्य दरबार से बाहर की तरफ बढ़ चुके थे। शालिनी इस खेल की दुनिया में बिल्कुल नई खिलाड़ी थी, इसलिए उसे खेल की कहानी के बारे में अभय जितनी गहरी समझ अभी नहीं थी। इस खेल का एक मुकम्मल आधिकारिक उपन्यास लिखने की उनकी योजना अब पूरी तरह से हकीकत का रूप लेने वाली थी और अभय इसके पहले भाग के एक छोटे से हिस्से को लिखने की जिम्मेदारी उसे सौंपने के लिए पूरी तरह सहमत हो चुका था। जब तक उसने खेल की कहानी के उन बेहद रोमांचक और सूक्ष्म दृश्यों का बारीक विवरण शालिनी को पूरा साफ साफ समझा दिया, तब तक सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और आसमान में अंधकार छाने लगा था। सूरज की वह चमकीली सुनहरी धूप जैसे ही आसमान से पूरी तरह ओझल होने वाली थी, तभी अभय ने देखा कि घोड़े जैसे दिखने वाले 4 बेहद अनोखे और एक सींग वाले जादुई जीव सीधे उसकी दुकान के ठीक सामने आकर रुक गए। वे चारों जादुई जीव अपने पीछे एक अविश्वसनीय रूप से आलीशान और भव्य रथ को खींच रहे थे। वे जीव रत्ती भर भी कोई साधारण घोड़े नहीं थे। उनके पूरे शरीर से एक गजब का रोब और असीम आंतरिक जादुई ताकत साफ महसूस हो रही थी। एक सींग वाले जादुई गेंडे? अभय के दिमाग में तुरंत इस जादुई जीव का विचार कौड़ा, लेकिन उसके सामने खड़े ये जीव पूरी तरह से गहरे काले रंग के थे। पौराणिक कथाओं में दिखाए जाने वाले सुंदर जीवों के उलट ये देखने में कहीं ज्यादा खूंखार और बलशाली लग रहे थे। वे साक्षात पालतू बनाए गए खूंखार राक्षसी दरिंदे थे, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षसी जीव जिन्हें पूरी तरह अपने वश में किया जा चुका था। उस भव्य रथ को चलाने वाला व्यक्ति खुद सुनहरे किनारों वाला सफेद चोगा पहने एक काफी लंबा और चौड़ा बुजुर्ग था। उसने रथ को सलीके से रोका और फिर उसका मजबूत दरवाजा खोला। तभी रथ के भीतर से एक दूसरे दुबले पतले बुजुर्ग अत्यंत धीमी गति से नीचे उतरे, जिनके हाथ में धातु का बना एक मजबूत काला डंडा साफ दिखाई दे रहा था।
अभय लाख कोशिशों के बाद भी दूर से यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वह डंडा आखिर किस दुर्लभ धातु से तैयार किया गया था। क्या यही वह मामूली दुकान है जिसके बारे में नारायण इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था? महाराज ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। इसकी इस बिल्कुल अनोखी बनावट को छोड़कर इस दुकान की कोई भी दूसरी चीज दूर से उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में पूरी तरह नाकाम रही थी। अभय हालांकि अपने दरवाजे के बाहर खड़े इन दोनों बुजुर्गों को देखकर अपनी जगह पर पूरी तरह ठिठक गया था। क्या इस उम्र के बुजुर्ग भी अब मेरे इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए आने लगे हैं? मुझे लगता है कि यही वो जगह है। उन बुजुर्गों के बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन उनके चलने का अंदाज उनकी उम्र के बाकी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग, अविश्वसनीय रूप से मजबूत और अडिग था। आगे चल रहे बुजुर्ग का बदन भले ही दुबला पतला था, लेकिन उनकी हड्डियों का ढांचा काफी चौड़ा और मजबूत था और उनका माथा पूरी तरह फैला हुआ था। उनके चेहरे के गंभीर भाव और उनके काम करने का बेहद नपातुला तरीका आसपास के लोगों को उनकी असीम और सर्वशक्तिमान मौजूदगी का साफ एहसास करा रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला रोब उन अधिकारियों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्हें बड़े बड़े युद्ध जीतने के बाद इनाम में बहुत सारा धन दौलत हासिल होता है। वैसे लोग अपने हाथ लगे इस नए रसूख का प्रदर्शन करने के लिए हवा में भयानक घमंड दिखाते हैं, जबकि यह बुजुर्ग साक्षात एक ऐसे इंसान लग रहे थे जो पैदा ही एक महान रईस के रूप में हुआ हो। प्रतिष्ठा और गौरव साफ तौर पर उनके खून में दौड़ रहा था। इस बुजुर्ग के हाव भाव की हर एक बारीक चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि वे कोई साधारण ओहदे वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। उनके ठीक पीछे खड़े उस लंबे चौड़े बुजुर्ग ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर शीशे का वो मजबूत दरवाजा खोला। फिर वो अपनी जगह पर आदर के साथ थोड़ा झुका और बगल में खड़ा होकर अपनी सवारी का इंतजार करने लगा। नारायण सिंघानिया जैसे ही दुकान के भीतर दाखिल हुए, उनके साथ आए आचार्य ने जोर से आवाज लगाई, इसका मालिक कौन है? अभय ने दीवार पर टंगे उस छोटे ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा किया और पूछा, आप दोनों यहाँ आखिर कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे? आचार्य ने अभय को सिर से पैर तक बहुत ध्यान से देखा। उन्हें अभय के रूप में महज एक बेहद साधारण सा युवक ही दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने बेपरवाही से अपना एक हाथ हवा में लहराया और कहा, इस दुकान के असली मालिक को तुरंत बाहर बुलाओ। मेरे महाराज उनसे सीधे मुलाकात करना चाहते हैं। अभय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह पूरी तरह अवाक रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी को अपनी दुकान में आकर इतने ऊंचे ओहदे और घमंड का प्रदर्शन करते हुए कभी नहीं देखा था। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और सख्त लहजे में कहा, मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की फालतू मुलाकातें करने में रत्ती भर भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये बात सुनते ही आचार्य के चेहरे के भाव पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गए और अभय को अचानक अपने शरीर पर एक अविश्वसनीय रूप से भारी और दम घोटने वाले दबाव का साफ एहसास हुआ जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरे पर पूरी गंभीरता और मजबूती लाते हुए अभय ने कहा, अगर आप लोग यहाँ सिर्फ हंगामा खड़ा करने के इरादे से आए हैं तो मुझे भी आपसे बिल्कुल उसी अंदाज में निपटना बखूबी आता है। आचार्य अपनी जगह पर पूरी तरह ठिठक गए। उनके अचरज का ठिकाना नहीं था कि उनके द्वारा बनाए गए इस भयानक दबाव के सामने भी इस मामूली युवक के चेहरे के हाव भाव रत्ती भर भी नहीं बदले थे। इस उम्र के एक साधारण लड़के के लिए ऐसी गजब की मजबूती दिखाना सचमुच बहुत बड़ी बात थी। ये दुकान निश्चित रूप से उम्मीद से कहीं ज्यादा अनोखी और जादुई जगह है। आचार्य। ठीक उसी समय नारायण सिंघानिया ने अपना मुंह खोला और शांत आवाज में कहा, चलो हम यहाँ के नियमों के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं और खुद अपनी आंखों से इस कंप्यूटर नाम की जादुई वस्तु की जांच करते हैं। देखते हैं कि यह सचमुच उतनी ही चमत्कारी है या नहीं जितना लोग कह रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। लड़के। नारायण सिंघानिया ने अपने ठीक सामने रखे कंप्यूटर की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया और पूछा, क्या इसी चीज को कंप्यूटर कहते हैं? भला इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप यह फैसला कीजिए कि आप आखिर कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। उसके बाद मैं खुद आपको इसे चलाने का सही तरीका सिखा दूंगा। अभय ने बिना किसी हाव भाव के पूरी शांति से जवाब दिया। तो फिर हम उस डायाब्लो को चुनेंगे। बुजुर्ग महाराज ने अपने हाथ में मौजूद उस काले डंडे से छोटे ब्लैकबोर्ड पर लिखे नाम की तरफ इशारा किया। ये बेहद आसान है। जैसे ही अभय उन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस लंबे चौड़े बुजुर्ग ने उसका दायां हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, लड़के, मैं पहले ही एक बात पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इस दुकान की यह जादुई वस्तु सचमुच वैसी ही चमत्कारी निकली जैसा लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह महज एक फालतू मजाक साबित हुई तो तुम्हारा महज एक छोटा सा माफीनामा भी तुम्हें हमारी भयानक सजा से कभी नहीं बचा पाएगा। क्या यहाँ फिर से कोई ऐसा गंवार आधमका है जो खेल के बारे में कुछ नहीं जानता? जैसे ही आचार्य ने अपनी बात पूरी की, दुकान के भीतर से पूरी बेपरवाही और तिरस्कार से भरी एक आवाज साफ सुनाई दी, जब आप अपनी आंखों के सामने असली चमत्कार देखेंगे तो फालतू में चिल्लाकर हंगामा खड़ा मत कीजिएगा। ये बात सुनते ही आचार्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये बात कहने वाला कोई और नहीं, खुद अंकित था।
वो और उसके दोस्त इस समय दुकान के भीतर सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि वे अभय से खेल की आगे की कहानी सुन रहे थे और आपस में उस पर चर्चा कर रहे थे। नारायण सिंघानिया कुटिलता से हंसे। ये तो महज ऐसी मामूली जादुई वस्तुएं हैं जो इंसानी दिमाग में महज एक भ्रम पैदा करती हैं। भला ऐसी फालतू चीज को देखकर मैं क्यों हैरान होने लगा? अगर यह अतीत का समय होता तो वे अंकित जैसे किसी भी नौजवान लड़के को महज एक जोरदार थप्पड़ मारकर कमरे से बाहर फेंक चुके होते। लेकिन आज उन्होंने खुद पर पूरा कंट्रोल रखा था। उनके और आचार्य के लिए डायब्लो 2 महज कंप्यूटर नाम की इन जादुई मशीनों द्वारा इंसानी आंखों के सामने बुना गया एक मामूली सा जादुई जाल था। आसपास का यह माहौल भले ही दिखने में कितना भी सच क्यों न लग रहा हो, पर हकीकत में यह पूरी तरह से बनावटी है। इस तरह के अद्भुत जादुई भ्रम को पैदा करने वाला साधु निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन ये चीज इतनी भी अनोखी नहीं हो सकती कि हमारे होश उड़ा दे, उन्होंने मन ही मन सोचा। अतीत में जब मैंने उस खूंखार शत्रु सेना के चक्रव्यूह को अकेले अपने दम पर तहस नहस किया था, तब मैंने अपनी आंखों के सामने मीलों दूर तक फैला वो खूंखार रेगिस्तान और खून का एक अंतहीन समंदर साक्षात देखा था। अगर उस समय मेरी खुद की ताकत जरा सी भी कम होती तो मैं कभी उस मौत के कुएं से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। क्या तुम्हारी यह छोटी सी जादुई मशीन सचमुच मेरे जीवन के उन खूंखार अनुभवों के सामने कहीं टिकती भी है? नारायण सिंघानिया जोर से हंसे। चक्रव्यूह, खून का अंतहीन समंदर, ये आखिर किस जमाने की बातें कर रहे हैं? अंकित और उसके दोस्तों ने पूरी तरह उलझन में पड़कर एक दूसरे का मुंह देखा। अभय की देखरेख में उन दोनों बुजुर्गों ने आखिरकार खेल के भीतर कदम रखा। खेल में मौजूद दो मुख्य योद्धाओं के किरदारों में से पैलाडिन का ओहदा बारबेरियन के मुकाबले कहीं ज्यादा शालीन और प्रतिष्ठित लग रहा था, इसलिए उन्होंने बिना किसी संशय के सीधे पैलाडिन के किरदार को ही अपने लिए चुना। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रहे उस अद्भुत शुरुआती दृश्य को देखकर उन्होंने संतोष में अपने सिर हिलाए। बनावट तो सचमुच काफी दिलचस्प है, लेकिन यह हकीकत में सिर्फ और सिर्फ एक जादुई भ्रम ही है। यह मामूली चीज साधारण इंसानों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भले ही कितना भी लाजवाब क्यों न हो, हमारे जैसे मजे हुए योद्धाओं के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। हालांकि जैसे ही उन्होंने साक्षात डायब्लो की असली दुनिया के भीतर कदम रखा और खेल को खेलना शुरू किया, उन दोनों के सूखे मुंह अचरज के मारे पूरी तरह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने अपने ठीक सामने साक्षात सांस लेती हुई उस अविश्वसनीय और जीवंत दुनिया को देखा। वे अपने चेहरों पर हवा के उस खूंखार बवंडर और गिरती हुई बारिश की ठंडी बूंदों को बिल्कुल साफ महसूस कर सकते थे और अपनी आंखों से आसमान में तैरते बादलों, जमीन पर उगी हरी भरी घास और सड़कों पर चलते आम नागरिकों के नजारे देख पा रहे थे। क्या ये सचमुच महज आंखों के सामने बुना गया कोई जादुई भ्रम ही है? जैसे ही उस पैलाडिन के अतीत की पूरी दास्तान और उसकी स्मृतियां अचानक नारायण सिंघानिया के दिमाग के भीतर साक्षात तैरने लगी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे खुद अपने इस बूढ़े शरीर को छोड़कर एक बिल्कुल नई दुनिया के भीतर दोबारा पुनर्जन्म ले चुके हों। वहां की हर एक बारीक चीज अविश्वसनीय रूप से पूरी तरह सच महसूस हो रही थी। जो चीज सबसे ज्यादा अलग और अनोखी थी वो ये थी कि इस दुनिया के पास वो सब कुछ मौजूद था जो एक असली जीवंत दुनिया को चलाने के लिए जरूरी होता है। ये किसी चक्रव्यूह के भीतर बुना गया कोई कमजोर जादुई जाल बिल्कुल नहीं था जहां सिर्फ और सिर्फ रेत, आग या खून जैसी कुछ उबाऊ चीजें ही दिखाई देती हैं। आपका दिन मंगलमय हो। आप जैसे प्रतिष्ठित परम योद्धाओं से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। अजीबोगरीब पहनावे में सड़कों पर चलते एक आम नागरिक ने जैसे ही आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, उन दोनों के दिल अंदर तक पूरी तरह दहल उठे। ये पूरी तरह नामुमकिन है। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। नारायण सिंघानिया पूरी तरह सन्न रह गए थे और वे पागलों की तरह खुद से ही बुदबुदा रहे थे। भला कोई जादुई भ्रम इंसानी आंखों के सामने इतना अविश्वसनीय रूप से सच कैसे हो सकता है? उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने सामने खड़े उस नागरिक से पूछा, तुम आखिर कौन हो? मेरा नाम राम सिंह है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, मैं यहाँ व्यापारियों के इस पूरे काफिले का मुख्य नायक हूँ। नारायण सिंघानिया और आचार्य उस कंप्यूटर के भीतर मौजूद उस नागरिक से बातें करते समय पूरी तरह से हक्के बक्का रह गए थे। क्या ये सचमुच महज एक जादुई जाल ही है? ये तो पूरी तरह से एक असली जीवंत दुनिया जैसी महसूस हो रही है। ये बात सचमुच होश उड़ा देने वाली है कि कोई जादुई मशीन इंसानी कल्पनाओं को इस हद तक हकीकत का रूप दे सकती है। उन दोनों ने अपने पूरे जीवन में आज तक न तो ऐसा कोई करिश्मा कभी अपनी आंखों से देखा था और न ही इसके बारे में कभी सुना था। उनके चेहरों पर जो घमंड और तिरस्कार था वो पलक झपकते ही गहरी दहशत और असीम अचरज में बदल चुका था। राम सिंह से लंबी बातचीत करने के बाद वे धीरे धीरे उस दुनिया की पृष्ठभूमि और उसके इतिहास को अच्छी तरह समझने लगे थे। उस पल उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो वे खुद पश्चिम की दुनिया से आए दो युवा परम योद्धा हैं, जो इस समय मौत के मुहाने पर लटके इस पूरे शरणार्थी शिविर की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के इस महान रोमांच पर निकल पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सच, दो युवा और जाबांज योद्धा, न कि दो बूढ़े और लाचार बुजुर्ग। आचार्य, तुमने और मैंने आखिरी बार कब कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में दुश्मनों के खून से होली खेली थी?
नारायण सिंघानिया को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उनके इस बूढ़े जिस्म के भीतर पलक झपकते ही जवानी की एक बेहद गर्म और असीम ऊर्जा का संचार हो गया हो। इस इंटरनेट कैफे के दरवाजे से बाहर वे महज मरने की कगार पर खड़े एक लाचार बुजुर्ग थे, लेकिन इस कंप्यूटर की स्क्रीन के भीतर कदम रखते ही वे खुद को 20 या 30 साल का एक ऐसा जाबाज नौजवान महसूस कर रहे थे जिसका पूरा बदन फौलाद से तैयार किया गया हो। उन्होंने हवा में अपनी मजबूत तलवार लहराई, जिससे शरणार्थी शिविर के भीतर हवा को चीरती हुई एक बेहद तीखी और करारी गूंज साफ सुनाई देने लगी। मुझे लगता है पूरे कई सौ साल पहले महाराज। आचार्य ने उस ताजी हवा की एक बहुत गहरी सांस अपने भीतर खींची और उनके हाथों में मौजूद वह भारी हथियार भी उनके जोश के कारण हवा में थरथराने लगा। उनका वो सुगठित बदन और उनके भीतर का वह असीम उत्साह इस समय उन्हें भी किसी 20-30 साल के नौजवान जैसा पराक्रमी महसूस करा रहा था। ये हूबहू बिल्कुल वैसा ही था मानो वे सदियों पहले इस बदलती दुनिया के महासंग्राम में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये वे बुजुर्ग थे जो अपने जीवन में कई खूंखार युद्धों से होकर गुजरे थे और जिन्होंने अकेले अपने दम पर पूरे साम्राज्य में अपनी जीत के झंडे गाड़े थे। उनके भीतर का वह गौरव और युद्ध के प्रति वह अटूट जुनून आज भी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। हालांकि अब पूरा साम्राज्य पूरी तरह शांत और सुरक्षित हो चुका था और यहाँ नए नायकों की कोई जरूरत नहीं बची थी, इसलिए उनके पास अपने इस जबरदस्त उत्साह और अपनी इन असीम भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बाहर दुनिया में कोई भी जगह बाकी नहीं बची थी। इसी वजह से उनके पास अपने जीवन के इस आखिरी पड़ाव को इस आलीशान महल के एकांत कमरों में चुपचाप बिताने और भविष्य की सारी जिम्मेदारी अपने वारिसों को सौंपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नारायण सिंघानिया ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और पूरे जोश के साथ दहाड़े, मेरी यह मजबूत तलवार सामने आने वाली हर एक मुसीबत के परखच्चे उड़ाकर रख देगी। आचार्य, क्या तुम्हारे भीतर मेरे साथ एक बार फिर से दुश्मनों के खून से स्नान करने का वो पुराना हौसला बाकी बचा है? बाहर खड़े अभय ने जब बुजुर्गों के मुंह से इतने भारी भरकम और जोश से भरे ये संवाद सुने तो उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, क्या इस उम्र के बुजुर्गों को भी जवानी का यह अजीबोगरीब बुखार इतनी बुरी तरह चढ़ सकता है? अध्याय 48। 10 साल की तपस्या और जादुई हथौड़े का तूफान। आखिरकार मार्शल आर्ट्स सीखने और इतनी कठिन साधना करने का असली मकसद क्या था? एक साधारण योद्धा इस दुनिया में कई सौ सालों तक जीवित रह सकता था और बड़े बड़े साधु तो हजारों साल तक का लंबा जीवन जी सकते थे। लेकिन अगर किसी को अपनी मनमर्जी का विकल्प मिले तो भला कौन सा इंसान खुद को बूढ़ा, लाचार और बेबस देखना पसंद करेगा? जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर अचानक दोबारा अपने ही शरीर को जवानी के सबसे बेहतरीन और फौलादी मुकाम पर महसूस करना एक ऐसा अद्भुत करिश्मा था जिसे इतिहास के बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने तपोबल से कभी हासिल नहीं कर पाए थे। तो भला नारायण सिंघानिया इसके आगे क्या चीज थे? कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस जादुई दुनिया के भीतर अपनी भावनाओं और अपने इस जबरदस्त उत्साह पर रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था। इंटरनेट कैफे के भीतर खेल रहे बाकी के तमाम ग्राहक या तो बिल्कुल नौजवान लड़के थे या फिर अधेड़ उम्र के लोग। किसी ने भी आज तक इस दुकान के भीतर इतने बूढ़े बुजुर्गों को कदम रखते हुए नहीं देखा था। इस अनोखे नजारे ने अंकित और उसके दोस्तों के भीतर गहरा कौतुक जगा दिया और वे कौतूहल से भरकर नारायण सिंघानिया के कंप्यूटर की तरफ देखने लगे। बड़े बुजुर्ग, आप इतनी देर से लगातार खेल खेल रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया? हाँ बाबा, आपके कौशल अंक, स्किल पॉइंट्स भी वैसे के वैसे ही खाली पड़े हैं। क्या आपने खेलते समय एक बार भी किसी जादुई मंत्र या पैंतरे का इस्तेमाल नहीं किया? ये कौशल अंक क्या होते हैं और एट्रीब्यूट पॉइंट्स आखिर किस बला का नाम है? नारायण सिंघानिया इस समय खेल के भीतर राक्षसों से लोहा लेने के परम आनंद में डूबे हुए थे कि अचानक बीच में हुई इस टोका टाकी से वे बुरी तरह चिढ़ गए। उन्होंने बेहद गुस्से में डांटते हुए कहा, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को अभी लात मारकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अंकित और उसके दोस्तों के चेहरे ये सुनते ही पलक झपकते ही पूरी तरह उतर गए। हम तो सिर्फ भलाई के लिए आपको ये याद दिला रहे थे कि खेल के भीतर नए नए मंत्र सीखे जाते हैं। भला इस बात पर हमें बाहर फेंकवाने की धमकी देने की क्या जरूरत थी? मंत्र सीखना? नारायण सिंघानिया, जिन्होंने खेल की शुरुआत से लेकर अब तक एक बार भी किसी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने उन नौजवान लड़कों की तरफ बेहद कड़े लहजे में घूर कर देखा और कहा, मैंने अपने जीवन के इतने सालों में न जाने कितने गुप्त मंत्र और खूंखार पैंतरे पूरी तरह सीख रखे हैं। अब मुझे इस उम्र में भला और क्या सीखने की जरूरत बाकी बची है? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं नहीं जानता कि तुम बच्चे आखिर किस रईस घराने से यहाँ आए हो, लेकिन हमारे काम में विघ्न डालना तुरंत बंद करो। आचार्य ने भी उन्हें बुरी तरह लताड़ दिया, जिससे अंकित, ओमकार, सिंघल और भव्य के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे और वे पूरी तरह निरुत्तर हो गए। कुछ देर बाद, आचार्य, क्या तुमने एक बात पर गौर किया कि इस जगह के ये दानव समय के साथ पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और बलशाली होते जा रहे हैं? नारायण सिंघानिया के किरदार की हालत इस समय स्क्रीन पर सचमुच बहुत ज्यादा खस्ता दिखाई दे रही थी। घूंट घूंट। आचार्य,
जो इस समय पागलों की तरह अपनी जादुई औषधियां पोशंस पीने में लगे हुए थे, उनके किरदार की जीवन शक्ति HP भी महज नाम मात्र की ही बची थी। नारायण सिंघानिया की स्क्रीन पर इस समय नीले रंग का एक खूंखार दानव दिखाई दे रहा था, जिसके पूरे बदन से बिजली की भयानक लपटें बाहर निकल रही थी। वो अपने पीछे दानवों की एक पूरी फौज लेकर राकनिशु चिल्लाते हुए पागलों की तरह उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। क्या हम दोनों आज इस मामूली जगह पर इन राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे? नारायण सिंघानिया जोर से चिल्लाए, आचार्य, अभी पीछे हटना ही सबसे सही पैंतरा है। हमारे इस किरदार की आंतरिक ऊर्जा अभी इन दानवों के सामने बहुत कमजोर है। चलो पहले बाहर चलकर पूरे 10 साल तक कठिन साधना करते हैं और उसके बाद वापस आकर इन नीच राक्षसों को अच्छा मजा चखाएंगे। कुछ देर तक खेल खेलने के बाद अभय जैसे ही दुकान से बाहर नाश्ता खरीदने के लिए अपनी सीट से उठने वाला था, तभी उसकी नजर उन दोनों बुजुर्गों के कंप्यूटर पर पड़ी। उनके किरदार खेल के भीतर एक छोटी सी सराय में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे और पूरी तरह गहरी समाधि में लीन दिखाई दे रहे थे। अरे, पूरी तरह उलझन में पड़कर अभय उनके बिल्कुल पास आया और बोला, बाबा, आपके किरदार की स्टैमिना बार तो पूरी तरह से फुल है। तो भला आप खेल के भीतर इस तरह समाधि लगाकर क्यों बैठे हैं? दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। अभी अभी हमारा सामना राकनिशु नाम के एक अविश्वसनीय रूप से बेहद शक्तिशाली दानव से हुआ है। नारायण सिंघानिया अभय द्वारा बीच में अचानक की गई इस अशांति से बुरी तरह चिढ़ गए थे, इसलिए उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसे धूल चटाने के लिए मुझे कम से कम 10 साल की कठिन साधना करने की सख्त जरूरत है। इसलिए मुझे पहले यहाँ 10 साल तक पूरी एकाग्रता से समाधि लगाने दो। आचार्य ने भी चेहरे पर एक कुटिल भाव लाते हुए अपनी बात जोड़ी। जब हम उस नीच दानव पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं तो वह अपने बदन से साक्षात आकाशीय बिजली का एक बहुत विशाल सैलाब बाहर छोड़ता है, जिसकी काट के लिए हमें अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा को बहुत मजबूत करना होगा। अगर ऐसी बात न होती तो हम बहुत पहले ही उस राक्षस का काम तमाम कर चुके होते। यह आखिर क्या बकवास चल रही है? अभय अपनी जगह पर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। क्या ये दोनों बुजुर्ग सचमुच खेल के एक मामूली से विलेन को हराने के लिए असल जिंदगी में पूरे 10 साल तक साधना करने की तैयारी कर रहे हैं? आखिरकार इन्हें ऐसा करने के लिए कहा किसने था? लड़के, तुम अचानक इस तरह चुप क्यों हो गए? साफ तौर पर इसने अपने जीवन में आज तक राकनिशु जैसा खूंखार और पराक्रमी दानव कभी देखा ही नहीं होगा। अभय ने एक बार फिर पूरी बेबसी से उनके चेहरों की तरफ देखा और कहा, बाकी के तमाम ग्राहक तो इस मामूली से दानव को अपनी आंखें बंद करके भी पलक झपकते ही मार गिराते हैं। क्या आप दोनों सचमुच इस पिद्दी से राक्षस के लिए पूरे 10 साल तक तपस्या करने की बात कर रहे हैं? ये सुनते ही वे दोनों बुजुर्ग अपनी ही जगह पर पूरी तरह ठिठक गए। उन्हें भी अंदर से महसूस होने लगा था कि माजरा कुछ तो अजीब जरूर था। क्या हमें सचमुच इस छोटे से खेल को आगे खेलने के लिए पूरे 1 दशक तक साधना में बिताना होगा? हालांकि जब वे खेल के भीतर उस दानव से लोहा ले रहे थे तो उन्होंने अपनी युद्ध कला के हिसाब से पूरा बारीक कैलकुलेशन किया था और वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि अगर ऐसा खूंखार दानव असल जिंदगी में उनके सामने आ जाए तो उसे धूल चटाने के लिए किसी भी आम योद्धा को कम से कम 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत पड़ने वाली थी। तो भला यह मामूली सा लड़का इतनी बड़ी डींग कैसे हाँक सकता था कि बाकी खिलाड़ी इस दानव को अपनी आंखें बंद करके भी मार देते हैं? आखिरकार वे दोनों तो अभी कुछ देर पहले उस राक्षस के हाथों पिटकर मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। नारायण सिंघानिया का पूरा चेहरा पलक झपकते ही सख्त हो गया और वे बेहद ठंडे लहजे में पीछे मुड़े। बहुत अच्छी बात है, तो तुम खुद अपनी आंखों को पूरी तरह बंद करके इस दानव को मार गिराने का ये चमत्कार हमें साक्षात करके दिखाओ। और अगर तुम ऐसा करने में पूरी तरह नाकाम रहे तो? अभय के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं। मैं इस समय खेल के भीतर पूरे 18वें लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मेरे लिए महज 3रे या 4थे लेवल के इस अदने से विलेन को ढेर करना तो बच्चों का खेल है। क्या आप इस बात पर मुझसे कोई शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? नारायण सिंघानिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उन्होंने पिछले काफी समय से बाहर दुनिया में अभय जैसा निडर और जाबाज नौजवान लड़का कभी नहीं देखा था जो सीधे उनके सामने ऐसी बात कह सके। मैं खुद तुम्हारे सामने यही शर्त रखने वाला था। मैं अपने ओहदे के बल पर तुम्हें रत्ती भर भी नहीं दबाऊंगा। अगर तुम इस शर्त में पूरी तरह हार गए तो तुम्हारे पीछे छिपे उस परम शक्तिशाली साधु को खुद बाहर आकर मुझसे सीधे बात करनी होगी और तुम दूसरी तरफ वापस चुपचाप अपने काम से काम रखोगे। अभय के चेहरे के भाव पूरी तरह सख्त हो गए। ये बुजुर्ग सचमुच जरूरत से ज्यादा घमंड में बातें कर रहा था। और अगर आप खुद इस शर्त में बुरी तरह हार गए तो? उसने थोड़े नाखुश लहजे में पलटकर पूछा। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि नारायण सिंघानिया अपनी जिंदगी में कभी किसी शर्त में हार सकता है? बुजुर्ग महाराज ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। वे अपनी आंखों से उस राकनिशु दानव की असली ताकत का खूंखार मंजर साक्षात देख चुके थे। खेल के भीतर उनकी खुद की असीम शक्तियां पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। लेकिन अगर यह खेल उनकी ताकत पर कोई पाबंदी न भी लगाता
तब भी अभय जैसा कम उम्र का लड़का उन खूंखार दानवों के सामने अपनी जान बचाकर भागने की औकात तक नहीं रखता था, चाहे उसके पास कितनी भी आंतरिक ऊर्जा क्यों न हो। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभय ने पूरी बेपरवाही से अपनी आंखें घुमाई और कहा, अगर आप दोनों इस शर्त में हार गए तो भविष्य में मेरी इस दुकान के भीतर आकर दोबारा कभी ऐसा हंगामा खड़ा नहीं करेंगे। आपको भी यहाँ के बाकी आम ग्राहकों की तरह बिल्कुल शांति और सलीके से पेश आना होगा। नारायण सिंघानिया अपनी जगह पर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि यह युवक उनके सामने इतनी मामूली सी मांग रखेगा। उन्होंने सोचा था कि अभय उनकी इतनी बड़ी रोबीली शख्सियत को ताड़कर शर्त जीतने पर निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा जागीर, इनाम या राजघराने का कोई ऊंचा ओहदा मांग बैठेगा। अगर ये लड़का उनके असली नाम और हैसियत से वाकिफ नहीं भी था, तब भी वो कम से कम कुछ हजार कीमती क्रिस्टल की मांग तो आसानी से रख ही सकता था। हालांकि नारायण सिंघानिया के अचरज का ठिकाना नहीं था कि इस लड़के की मांग अविश्वसनीय रूप से बेहद सरल और मामूली थी। इसीलिए उन्होंने बिना कोई पल गनवाए तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हारी यह चुनौती पूरी तरह स्वीकार है, तो फिर खुद अपनी आंखों से इस चमत्कार को साक्षात देख लीजिए। अभय वापस अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया और उसने खेल के भीतर अपने किरदार को सीधे उस पथरीले मैदान, स्टोनी फील्ड के बीचों बीच पहुंचा दिया। क्या तुम भी खुद एक पैलाडिन ही हो? अभय के किरदार को देखते ही उन दोनों बुजुर्गों ने तिरस्कार के साथ उसकी तरफ देखा। वे दोनों खुद भी पैलाडिन के किरदार के रूप में ही खेल रहे थे, इसलिए वे इस किरदार की असली क्षमताओं और उसकी पैंतरेबाजी की सीमाओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। वे बड़े चाव से स्क्रीन पर देखने लगे जब अभय का किरदार सीधे उन दानवों के खूंखार झुंड के बीचों बीच पागलों की तरह दौड़ने लगा। क्या ये सीधे साक्षात मौत के कुएं में कूदने जा रहा है? अभय को इस तरह दानवों के चक्रव्यूह में घुसते देख उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वह अगले ही सेकंड चित्रों में बिखरने वाला है। हालांकि इससे पहले कि वे अपने मुंह से कोई दूसरा शब्द निकाल पाते, ठीक अगले ही पल जो कुछ भी स्क्रीन पर घटा, उसने उनके होश पूरी तरह उड़ा दिए। अभय ने पूरी शांति से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। ठीक उसी पल पवित्र रोशनी से बने अनगिनत जादुई हथौड़े हवा में साक्षात प्रकट हुए और उसके शरीर के चारों तरफ अविश्वसनीय रफ्तार से गोल गोल घूमने लगे। 1, 2, 3। महज कुछ ही पलों के भीतर उन जादुई हथौड़ों ने अभय के इर्द गिर्द एक ऐसा खूंखार और विशाल तूफान, हैमरडीन, ब्लेसड हैमर, खड़ा कर दिया जो हवा में तेजी से चक्कर काट रहा था। राकनिशु, दानवों की वह पूरी फौज दर्द और चीखों के मारे पागलों की तरह तड़पने लगी। एक बहुत ही जोरदार और भीषण धमाके के साथ उस मुख्य दानव राकनिशु का पूरा बदन हवा में चिथड़े चिथड़े होकर फट गया। जब अभय ने धीरे से अपनी दोनों आंखें दोबारा खोली, उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने दानवों की अनगिनत लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिसे देखकर नारायण सिंघानिया और आचार्य पूरी तरह से गूंगे हो चुके थे। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूट पा रहा था। अगर एक पैलाडिन के भीतर ऐसी महाविनाशकारी जादुई ताकत छिपी होती है, तो भला हम दोनों अभी तक इस खेल के भीतर आखिर क्या बकवास खेल रहे थे? वे रोशनी के जादुई हथौड़े आखिर क्या चीज थे? मैंने अपने खेल के भीतर आज तक वैसी कोई जादुई कला क्यों नहीं देखी? नारायण सिंघानिया का पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो चुका था जब उन्हें इस कड़वी हकीकत का एहसास हुआ कि वे खुद से उम्र में बेहद छोटे एक लड़के से सीधे शर्त में बुरी तरह हार चुके थे। सबसे अच्छी और राहत की बात सिर्फ इतनी सी थी कि बाहर दुनिया में उनकी असली पहचान अभी तक किसी के सामने उजागर नहीं हुई थी। अगर बाहर रईस घरानों को रत्ती भर भी भनक लग जाती कि सिंघानिया परिवार के सर्वोच्च महाराज खेल के भीतर एक मामूली लड़के से मात खा चुके हैं, तो वे निश्चित रूप से हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो जाते। अभी कुछ देर पहले अपने घमंड में कई बातों को याद करके नारायण सिंघानिया का चेहरा शर्मिंदगी के मारे पहले से कहीं ज्यादा लाल हो रहा था। उन्हें अंदर से भयानक शर्म महसूस हो रही थी। उन्होंने चुपके से अभय की तरफ देखा, जो इस समय अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, मानो उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात ना हो। ये लड़का दिल का काफी साफ और अच्छा है। इसने शर्त जीतने के बाद भी मेरा जरा सा भी मजाक नहीं उड़ाया। नारायण सिंघानिया ने जब देखा कि अभय इस बात को लेकर फालतू में राय का पहाड़ नहीं बना रहा है, तो उन्होंने अंदर से एक बहुत गहरी राहत की सांस ली। ठीक उसी समय अभय ने खेल के भीतर अपना कौशल का पेड़, स्किल ट्री, खोला और सीधे उस दिव्य गदा प्रहार, ब्लेसड हैमर नाम के जादुई मंत्र की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। यह सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का चमत्कार है। एक बार जब आप खेल के भीतर पूरे 18वें लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो इस पर क्लिक करते ही आपको साफ समझ आ जाएगा कि इस अद्भुत कला का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाता है। फिर उन दोनों बुजुर्गों ने पूरी एकाग्रता के साथ अभय की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना और खेल के भीतर अपने कौशल अंकों और एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बिल्कुल सही जगह पर व्यवस्थित ढंग से लागू किया। यहां तक कि उन्होंने अभय की देखरेख में नीले रंग के कुछ चमकीले जादुई हथियार और कवच भी अपने किरदारों पर सजा लिए। क्या इस दुनिया में युद्ध कला का अभ्यास इस अनोखे अंदाज में भी किया जा सकता है? क्या मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सिर्फ खेल के भीतर अपना लेवल बढ़ाना होगा और इन कौशल अंकों को सही जगह पर जोड़ना होगा? आखिरकार किस महान साधु के दिमाग में ऐसी अद्भुत और विस्मयकारी व्यवस्था का विचार आया होगा? उस पल
नारायण सिंघानिया को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे सीधे प्राचीन काल के रूढ़िवादी जमाने से छलांग लगाकर एक बिल्कुल आधुनिक और जादुई दुनिया के बीचों बीच आ खड़े हुए हों, जहां हर एक चीज तकनीक के चरम पर थी। अब भला उनके भीतर इस बात को लेकर जरा सा भी संशय कैसे बचता कि कंप्यूटर नाम की यह आधुनिक जादुई मशीन उनके जैसे महान योद्धाओं को पूरी तरह संतुष्ट करने की औकात नहीं रखती थी। आचार्य, चलो तुरंत खेल के भीतर वापस चलते हैं और उस नीच दानव का काम तमाम करते हैं। उसे हमारे पीछे भागने की इतनी बड़ी गुस्ताखी की पूरी कीमत चुकानी ही होगी। जैसे ही वे खेल की इस नई व्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ हुए और उस दानव को मजा चखाने के लिए दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन में डूबने ही वाले थे, तभी अभय ने पूरी लापरवाही से अपनी आराम कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आप दोनों के आज के खेलने की दैनिक समय सीमा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अगर आगे खेलने की तीव्र इच्छा है तो कल सुबह दोबारा पधारिएगा। नारायण सिंघानिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या वे अभी कुछ देर पहले मन ही मन यह नहीं सोच रहे थे कि यह लड़का दिल का बहुत साफ और दयालु है? वे इस समय खेल के रोमांच में पूरी तरह डूब चुके थे और दानवों का संहार करने के लिए अंदर से बुरी तरह उतावले हो रहे थे। ठीक उसी पल उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि उनका समय पूरी तरह खत्म हो चुका था। नारायण सिंघानिया का मन हुआ कि वे गुस्से के मारे यहीं खून की उल्टी कर दें। क्या ये लड़का मेरे बुढ़ापे का इस तरह सरेआम मजाक उड़ा रहा है? उनका सचमुच मन हो रहा था कि वे अभी अपनी मजबूत तलवार बाहर निकालें और इस बेपरवाह मालिक के सीधे टुकड़े टुकड़े कर दें।